हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस बार ज्यादा चिल्लाने विलाने नहीं वाला हूँ, हल्की फुल्की जोखिम मारूंगा क्योंकि मानवा पहले से ही फनी है। देन लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत ईस्टर्न डोमेन से होती है, जहाँ पे हम लोग दो हंसों को प्यार मोहब्बत करते हुए देखते हैं। खौफ करो भाई, मुझसे ही डरो कम से कम। खैर तभी इन दोनों का प्यार यहाँ पे हादसे के अंदर बदल जाता है कि डर के मारे इनकी गर्दनें आपस में ही लिपट जाती है। लेकिन इनके सामने एक बुढ़ा जोरों से चीख चीख के कह रहा था कि मैं समय यात्रा कर लिया। जिसके बाद हम लोग मेन स्टोरी के मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम येजुन था। जो ये देख के हैरान हो गया था कि उसकी कोमल त्वचा बुढ़े के अंदर बदल गई है। वो कहता है कि मैं तो क्लास के अंदर झपकी मार रहा था, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। इसके बाद उसको रियलिटी हिट करती है कि ये तो सब 61 साल का बुढ़ा बन चुका है। ना इसे कोई लड़की भाव देगी, ना ही ये कभी कॉलेज जा पाएगा और ना ही कभी सुट्टा फूंक पाएगा। येजुन कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे ओल्ड बॉडी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, यानी कि ये बुढ़ा कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि इसे पहले से ही पता है कि मानवा के अंदर काम कैसे चलता है। जिसके बाद वो यहाँ पे इस बुढ़ो की ओल्ड मेमोरी चेक करता है, तो फिर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड को कुंडन रियलम बोला जाता है और ये पूरा वर्ल्ड ही कल्टीवेशन के बारे में ही है। जिसके बाद हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताया जाता है। ये तुम ना ही जानो तो बढ़िया है, समय के साथ बदलते ही रहते हैं साले ये। इसके बाद हमें बुढ़े के बारे में बताता है कि बुढ़े का नाम येजुन लिन है और इसे तुम्हारा अगर बुढ़ा ना समझना, ये एकदम पावर लेवल का बुढ़ा था, जिसको कम उम्र में ही इसकी फाउंडेशन कोर सब कुछ स्टैब्लिश हो गया था और ये अपने सेट का यहाँ पे टॉप लेवल का पावर हाउस हुआ करता था, जो कि ईस्टर्न रीजन के जुआनटियान सेट के बीच में था और ये टॉप 6 सेक्टर में से सबसे टॉप पे था। लेकिन भाई की किस्मत के धागे तब उघड़ गए जब ये किसी मिशन के चलते इवल कल्टीवेटर्स को निपटा रहा था। तभी किसी ने इन लोगों के ऊपर यहाँ पे एम्बुश किया और उसकी जो भी पावर सोना चांदी था वो इसे लूट लिया और उसके डाटियान को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफ कोर्स इतना बुरी तरीके से कटा है तो फिर यहाँ पे दर्द तो होगा ही ना। इसलिए बुढ़े ने पूरी तरीके से यहाँ पे सब चीजों के ऊपर गिव अप कर दिया और हर किसी चीज को अवॉइड करने लगा और अपनी पीक पे रह के अपने दिन गुजारने लगा और ये टोटल 110 सालों तक जिया है। फिर इसके बाद ये जो आगे से रोते हुए कहता है, क्या मुझे इस बूढ़ी शरीर में ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या, इसी तरीके से बिता दूंगा अपनी जिंदगी में। ये जो यहाँ पे सारा गुड़ा भाग लगाता है और उसे पता चल जाता है कि ये कल ही निकल लेगा, कल ही ये स्वर्ग से हार जाएगा। खैर तभी येजुन की बुद्धि चमकती है और वो बताता है कि जैसे कि हर एक मानवा के अंदर होता ही है कि टाइम ट्रैवल करने के बाद मेन कैरेक्टर के पास किसी तरीके की चीट या फिर पावर आ ही जाती है, इसलिए उम्मीद अभी भी बाकी है। जिसके बाद ये अपनी लाठी पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है, यो सिस्टम डैडी इज होम, अब आ जाओ, शकल दिखाने का समय हो चुका है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन सिस्टम नहीं आता। जिसके बाद ये अपनी औकात थोड़ी सी नीचे करता है और प्यार से बोलने लगता है, बेबी सिस्टम आ जाओ, पापा घर आ चुके हैं, गले नहीं मिलना क्या। फिर भी 2 घंटे तक कोई भी नहीं आता तो ये अपना लेवल और ज्यादा नीचे करता है और आगे से कहता है, भाई मेरे यार मजाक न करो यार, आ जाओ प्लीज। तब भी कोई ना था और तब जाके एजेंट को कुछ समझ में आता है कि शायद से ये कोई सिस्टम वाली स्टोरी नहीं होगी, कोई आइटम वाली होगी। जिसके बाद अपनी जगह खगालता है और उसे यहाँ पे एक अंगूठी तो मिलती है, तो उसको लगता है कि इस अंगूठे के अंदर कोई बुड्ढा होगा जो कि यहाँ पे उसको पावरफुल टेक्निक्स देगा। इसलिए वो रिंग के अंदर झकते हुए कहता है कि बुढ़ो वापस आ जाओ, समय नहीं है, बुली करने का समय नहीं है, आ जाओ, मैं मरने ही वाला हूँ, आ जाओ। लेकिन अंगूठी के अंदर से भी कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। इसे यही लगता है कि बस अब बुढ़ापे में इसी तरीके से जीना है और वो अंगूठी को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद चिल्लाते हुए ऊपर वाले को कोसने लगता है, ये कहते हुए कि जब यहाँ पे लाना ही था तो कम से कम पावर ही दे देते, बिना पावर के मुझे पटक दिया। जिसके बाद वो अंडा बंडा कुछ तो कहता रहता है, लेकिन तभी सिस्टम यहाँ पे आ जाता है और ये बेचारा मजबूरी में एक्टिवेट हुआ था। ये होस्ट से कहता है कि होस्ट प्लीज सिविलाइज्ड रहो, इतना गाली गलौज ना करो, देरी हो गई थी। तो ये जो जैसे सिस्टम को देखता है तो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी शकल दिखाई दी। मुझे तो यही लगने लगा था कि ये कोई पावरलेस स्टोरी होगी जहाँ पे मैं किसी भी पे ला जा सकता हूँ, लेकिन तुम आ गए। इसमें सिस्टम आगे से माफी मांगता है कि सॉरी मैं गहरी निंदा अवस्था में था, मेरा आपका न्यू गिफ्ट आपको चाहिए। जिसमें यहाँ पे ये जो आगे से कहता है कि अभी खोलो भाई। जिसके बाद जैसे न्यू गिफ्ट खोला जाता है तो फिर उसे यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जो कि था एडवर्सिटी, बेसिकली कठिनाई या फिर परेशानी। आसान शब्दों में अगर ये जो किसी ऐसे बंदे से टकरा जाता है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो उससे ज्यादा पावरफुल बना देगा। समझ में नहीं आ रहा ना, अभी आगे देखना। जिसपे ये जो आगे से बौखला ही जाता है। वो आगे से कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, मुझे तो लग रहा था कि घंटों भर में ना तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये रिसोर्स वो रिसोर्स, लेकिन तुमने डायरेक्ट मुझे इमॉर्टल ही बना दिया। और ऐसे यकीन नहीं हो रहा था। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है, ट्रस्ट मी ब्रो ट्रस्ट मी, ये कोई स्कैम नहीं है, लेजिट फंक्शन है, लेजिट। जिसपे ये जो आगे से कहता है कि अब देखो तुम, मैं कैसे सबको उंगल करता हूँ, मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी गाली दूंगा कि सामने वाला खुद ही लड़ने पे मजबूर हो जाएगा। जिसके बाद तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना और मुझे ज्यादा ताकतवर बना देना उनसे। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है, नो वरी होस्ट, बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास जीने के लिए 4 घंटे बचे हैं। ये जो आगे से कहता है, मजाक कर रहे हो ना। जिसके बाद वो अपने बूढ़े पैरों से भागने लगता है ताकि वो किसी के साथ फाइट कर सके। इसके बाद हम लोग कुछ घंटों के बाद हम येजुन को देखते हैं और ये हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी ही निकल लेगा, इसकी अर्थी अभी उठ जाएगी। और सिस्टम आगे से बोले जा रहा था कि ब्रो बस आपके पास 35 मिनट ही बचे हुए हैं। जिसमें येजुन आगे से कहता है कि सबर रखो यार, बूढ़ा शरीर है, कितनी तेज भाग लूंगा। तब येजुन की नजर एक तरफ जाती है जहाँ पे कई सारे बीस्ट फाइट वाइट कर रहे थे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे येजुन के सेक्ट के कुछ लोगों को देखते हैं। ये काले कपड़ों वाला यहाँ पे सेक्ट लीडर है, यानी कि येजुन का सेक्ट लीडर, और इसका नाम यूनियन है, जो कि यहाँ पे सामने वाली टीम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के अंदर बिना बताए घुसने की। तो सामने की टीम वाला बंदा यहाँ पे उन लोगों से बदला लेने के लिए आया हुआ था और वो उन लोगों से कह रहा था कि मैं आज तुम लोगों की फील्डिंग सेट कर दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस पे यूनियन उसे कहता है कि ये बात हजारों सालों पहले है, तुम यहाँ पे लेकिन के लोगों को मार रहे थे, इसलिए हमें मजबूरन तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ा, लेकिन अब तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस आए हो, तुम्हें शर्म वरम नहीं है क्या। जिसपे सामने की टीम वाला बंदा आगे से यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि अभी पता चलेगा कि कौन बदला लेने के लिए आया हुआ है। फिर इन लोगों को जैसे उस बंदे का ऑरा महसूस होता है तो ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे नासिन सोल रियलम पे था। इसलिए वो लोग सेक्ट लीडर से पूछते हैं कि अब वो लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे। जिसपे यूनियन पीछे मुड़कर उन लोगों को मोटिवेट करता है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के पास और कोई चॉइस ही कहाँ है। इन लोगों को अपने सेट के लिए यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने वेपन्स उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एज वी नो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक स्टेज मायने रखती है। ये तो साला नासिन सोल रियलम पे है, इसलिए वो यहाँ पे एक करके इन लोगों को भाई गाजर मूली के तरीके सूत देता है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता। साइड से हम लोग ये जिनको देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है, हमने किसी में घुसा मार दो यार। लेकिन क्या करता, बूढ़े शरीर की वजह से इसकी आवाज भी मर गई। तो सिस्टम इसे बार-बार बताया जा रहा था कि होस्ट बस 20 मिनट बाकी है, होस्ट कुछ तो करो इससे पहले कि मैं भी आप ही के साथ दफन हो जाऊं। लेकिन ये बेचारा क्या ही करता, आवाज आने नहीं थी, इसलिए अपनी लाठी उठाता है और दोबारा उन लोगों की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसकी कमर टूटे जा रही थी। खैर हम लोग स्टडी बास को देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स पावरफुल था, तो ये लोगों को ताने मारे जा रहा था, ये कहते हुए कि तुम लोग तो 2 घोड़े के इंसान हो। जिसके बाद वो अपने मुंह के अंदर से एक बीम टाइप में निकालता है और उसे डायरेक्ट यूनियन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सभी धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। बेसिकली यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सब यहाँ पे कोर फाउंडेशन पे थे और वहीं पे अपना चिड़ी बस
नासन सोलियलम पे था, तो ऑफ कोर्स पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा था। वही पे चिड़ीबाज इन लोगों से कह रहा था कि आओ कौन मुझसे लड़ेगा, आज तुम लोगों का फेट मेरे हाथों में है, चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन उसी टाइम पे चिड़ीबाज को यहाँ पे ये जो आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये बाज के दूर के रिश्तेदार, तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आगे बात कर। जिसपे वो चिड़ीबाज आगे से बढ़ा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है बुड्ढे मरना है तेरे को। तो फिर हम लोग ये जो देखते हैं, उसने यहाँ पे लाउड स्पीकर निकाल लिया था और आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तेरे अंदर गुदा है तो फिर मुझे मार के दिखा, मेरे बच्चों को परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। वही पे ये जो हमें बताता है कि उसे लाउड स्पीकर यहाँ पे ओल्ड बॉडी की रिंग के अंदर से मिला है, नहीं तो आज वो यहाँ पे बिना कुछ करे ही निपट जाता। जिस पे ऑफ कोर्स चिड़ीबाज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फुल तेजी के साथ में यूजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वही पे यूनियन आगे से कहता है ये तो अपना छोटा भाई है। वही पे इन सभी लोगों को यूजन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ये लोग कहते हैं कि अब तो वो मॉडल होगा, वो बेचारा इसके खिलाफ क्या ही कर लेगा, कहीं वो अपना सैक्रिफाइस देके हम लोगों को बचाने की तो नहीं कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम लोग चिड़ीबाज को देखते हैं जो कि यूजन से कह रहा था कि अब मैं तुझे पहले मारूंगा, इसके बाद तेरी हड्डियां चबाऊंगा। इस पे यूजन आगे से कहता है कि ये तो मैं करूंगा तुझे गर्म तेल में तलने के बाद में और मस्त चिकन लेग पीस खाते हुए। वही पे यूजन के पास बस 10 सेकंड बाकी थे और वो मन के अंदर सोचता है कि कब तक बातें करेंगे भाई, एक दो अटैक कर दो मेरे ऊपर, मैं मरने वाला हूँ। खैर इसके बाद इसी तरीके से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और यूजन चीखते हुए कह रहा था कि मारो मेरे ऊपर। खैर इसके बाद चिड़ीबाज यहाँ पे हमला कर ही देता है, ये कहते हुए अगर तुझे मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो फिर ये ले। इसके बाद वो एनर्जी बीम को यहाँ पे डायरेक्ट यूजन के ऊपर मारता है। वहीं पे यूजन आगे से कहता है आखिरकार आ ही गया। जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है तो सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि होस्ट के ऊपर किसी पावरफुल बंदे ने अटैक किया है, तो यहाँ पे यूजन की कल्टीवेशन यहाँ पे उस बंदे से ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि अपना चिड़ीबाज यहाँ पे नासेंट सोडियम पे है, तो फिर यहाँ पे यूजन की कल्टीवेशन को मिड स्टेज नासेंट सोडियम कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हंसन की यहाँ पे जैसे ही कल्टीवेशन बढ़ती है तो ये बुड्ढे से जवान भी हो जाता है और आगे से कहता है अच्छा तो सिस्टम ने झूठ नहीं बोला था। जिसमें सिस्टम आगे से कहता है बोला था ना बेबी, झूठ नहीं बोलता। जिसके बाद यूजन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए चिड़ीबाज का जो भी अटैक था उसे यहाँ पे डिफॉल्ट मार देता है। जिसको देखते तो एक सेकंड के लिए चिड़ीबाज भी हैरान हो जाता है, वो मन के अंदर सोचता है किससे बढ़ गया मैं। वहीं पे यूनियन और उसके बाकी साथी लोग भी हैरान थे कि अचानक से ये बुढ़ा था ताकतवर कैसे बन गया। इसके बाद हम लोग यूजन को देखते हैं और उसके जवान वाले वर्जन के अंदर, जो कि पहले से तो ठीक ही लग रहा था लेकिन बुढ़ा भी होता तो भी मुझे चल जाता। वहीं पे यूनियन और बाकी लोगों से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। वहीं पे चिड़ीबाज आगे से घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी फील्डिंग सेट होने वाली थी और लोगों को पहले से ही यूजन के बारे में पता है कि वो एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है, तो उसे यही लगता है कि अब तक जानबूझकर नौटंकी कर रहा था ताकि वो यहाँ पे चिड़ीबाज को फंसा सके। यूनियन और उसके बाकी साथियों को भी समझ में आ जाता है कि अब तक यहाँ पे ये जो सिर्फ नौटंकी कर रहा था वो तो चुपके चुपके कल्टीवेट कर रहा था और खुद को यहाँ पे नासन सोलियम का एक्सपर्ट बना लिया ब्रेक थ्रू करके। वहीं पे इन लोगों की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि इनके वेस्टलैंड प्रोविंस के अंदर अगर कोई यहाँ पे नासन सोलियम के अंदर ब्रेक थ्रू कर ले तो वो काफी ज्यादा खास माना जाता है। वहीं पे चिड़ीबाज तो एकदम घबरा जाता है, वो आगे से यूजन से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे सेट को छोड़ के जा रहा हूँ, चाय पीने के लिए आऊंगा, बाय बाय। जिसपे यूजन का और पूरी तरीके से बदल गया था। वो आगे से कहता है गलत में तुमने मेरे सेट की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया और तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ बस गलत में से हुआ था। फिर इसके बाद सिस्टम बाहर निकलता है और वो होस्ट से कहता है होस्ट आपने यहाँ पे कल्टीवेशन का पहला लेवल अनलॉक कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे रैंडम रिवॉर्ड दिया जाता है और ये रैंडम रिवॉर्ड ओके कोई टेक्निक थी जिसका नाम ग्रेट डिसोलेशन इंपेरिजिंग हेवंस फिंगर था। वहीं पे वो चिड़ीबाज से कहता है अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दूं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दूं और कहूं कि मुझसे गलती हो गई तो फिर तुम मुझे माफ कर दोगे क्या। वहीं पे जब चिड़ीबाज को समझ में आ जाता है कि अब माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा तो ये मन के अंदर यही सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन ज्यादा थोड़ी नहीं है, मुझसे बस थोड़ी सी ही तो ज्यादा है, इतना गैप कोई बड़ा गैप नहीं है। जिसके बाद वो से कहता है कि अभी भिड़ना चाहोगे, जिसपे ये आगे से यही लाइन फैलता है कि जब तक कोई मुझसे उंगल ना करे तब तक मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर तुम मुझे पहले उंगल करोगे तो फिर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो चिड़ीबाज से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को जल्दी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं तुम लोग कितने ज्यादा लोगों की जानी लोगे। इस पे चिड़ीबाज आगे से कहता है कि ठीक है फिर अब यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है तो फिर भले ही मुझे आज अपने कोर को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़े लेकिन तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, तो ये जो आगे से हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करता है तो आसमान से यानी कि हेवन से एक बहुत बड़ी फिंगर लगातार नीचे आ रही थी, जिसको यहाँ पे फ्लो ऑफ द फोर हेवन से बोला गया है। चिड़ीबाज जैसे उस फिंगर को दिखता है तो आगे से कहता है कि तुम मेरी बीवी ले लो यार, मेरे बच्चे भी ले लो लेकिन मुझे जाने दो, अरे मेरा क्लैन भी ले लो यार, तुम सब कुछ ले लो बस मुझे जाने दो। वो आगे से रोते लगते हुए कहता है कि आज तो नासेंट सोलियम में पहुंचा था, इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मजा भी नहीं उठा पाऊंगा इस रियलम का। फिर इसके बाद वो हेवन से फिंगर सीधा आके चिड़ीबाज के ऊपर गिरती है तो नीचे का ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तगड़ा धमाका होता है। वहीं पे जब वहां से फिंगर गायब होती है तो चिड़ीबाज तो गायब ही हो गया था, वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था। उसके जितने भी क्लैन मेंबर थे वो सभी कल्टी मार लेते हैं, ये कहते हुए भागो अगर जिंदगी प्यारी है तो। पीछे से ये आगे से कहता है कि अभी कहा भाई, मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवंस फिंगर का नहीं पूरे हेवंस हैंड का इस्तेमाल करता है और उनको भी पकड़ के उन्हें यहाँ पे मसल देता है। जिसके बाद वो यूनियन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने उन्हें हटा दिया, अब हमारे सेट के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। जिस पे यूनियन आगे से कहता है थैंक यू ब्रदर थैंक यू। इसके बाद वो यूनियन से माफी भी मांगता है, ये कहते हुए कि हमें लगा था कि आपकी कल्टीवेशन ट्रिपल हो गई है तो फिर हमने आपको वहाँ पे भेज दिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग सुकियान जुबे को देखते हैं जो कि यहाँ पे हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की पीक मास्टर है और वो लोगों से कहते हैं कि फालतू की बातें बंद करो, अभी से सीधा एकदम बड़ी चोटी पे पहुंचा दो। इसके बाद हम लोग जाओ डेंजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे हिडन शॉट पीक मास्टर है और ये सभी लोग यहाँ पे येजोन की तारीफ करे जा रहे हैं तो उसे यहाँ पे तारीफ से नहला देते हैं। वह येजोन आगे से खुश था कि ये लोग यहाँ पे कहानी पे ले दे रहे हैं तो फिर उसे यहाँ पे ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम बचेगा। लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे एक और परेशानी आ जाती है और तभी साइड से दो लोग आते हैं जो कि जख्मी हालात में थे और वो यहाँ पे उन लोगों को बताते हैं कि विंड थंडर सेक्टर वालों ने उन लोगों के ऊपर हमला किया और उनके जितने भी स्पिरिट माइंस और वेंस थी उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ले गए हैं, यानी कि इन लोगों को लूट लिया गया है। जिसपे यूनियन का आगे से खून खोल जाता है क्योंकि वो लोग हमेशा से ऐसा ही करता आ रहे हैं और ना ही कभी इन लोगों से तमीज से बात किए हैं और ऊपर से बिना स्पिरिट वेंस के इन लोगों की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं रह जाएगी। इन लोगों को यहाँ पे स्पिरिट वेंस की जरूरत है ताकि ये लोग कल्टीवेशन को चालू रख सके। इसलिए वो येजन से कहता है कि हम अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जा रहे हैं ताकि वहाँ से अपना सारे रिसोर्स वापस ले सके। और वो येजन से भी पूछता है कि तुम्हारा चाहोगे। येजन हम लोगों को बताता है कि विंड थंडर सेक्टर यहाँ पे 6 सेक्टर में से एक है जो कि पूरे प्रोविंस के अंदर आते हैं। हालांकि उन लोगों ने पहले भी कई बार बवाल किया है लेकिन ऐसा कोई बड़ा बवाल नहीं किया था। अब तो वो लोग डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर डाका ही डाले ले रहे हैं, उनके रिसोर्स चुरा ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो लोग यहाँ पे डिमन क्लास के साथ में एक साथ बल्कि घूम रहे हैं और इन लोगों के ऊपर लाते बरसा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे कुत्तों की तरीके पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पावर नहीं है जो बेचारों के पास में। अब उसी टाइम में सिस्टम बाहर निकलता है और उसको यहाँ पे साइड क्वेश्चन दे देता है कि उसे यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाना पड़ेगा कुछ अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स के लिए। जिस पे येजन आगे से कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ देने के लिए आओगे ही, अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ पे कुछ देने तो मैं फिर में ही जाके कसने वाला था। इसलिए ये उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना काम संभालो, मैं यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाऊंगा और
और उन्हें यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस पे यूनियन आगे से अंगूठा दिखाते हुए कहता है ग्रुप हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम तो बड़े ही सैवज हो। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि तुम लोग रुको, मैं भी पहले जाता हूँ, तुम लोग बाद में आना, और वो उड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। इस पे यूनियन आगे से कहता है कि हमने आखिरी बार कब अपने सेट को इतना ज्यादा बैडस देखा था। जिसपे कियान जो आगे से कहते हैं कि शायद से वो लोग ये जोन के साथ में दोबारा यहाँ पे 6 पिक सेट्स के अंदर बदल सकते हैं। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये जोन के सेक्टर के लूटे हुए माल के बारे में ही कह रहे थे कि जो भी प्लान बनाया था वो काफी ज्यादा स्मूथ चला गया। पहले हम लोगों ने चिड़ीबाज को उनके साथ भिड़वा दिया, जिसके बाद पीछे से उनकी स्पीड वेन को ही चुरा लिया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे टॉप सेक्टर के अंदर बदल जाएंगे। वहीं पे लोगों को ये भी चिंता हो रही थी कि डीमन किंग इन लोगों के पीछे न पड़ जाए और उन्हें धोखा देते, लेकिन इन्हें इस चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फेदर्ड इमॉर्टल सेक्टर से कोई बंदा आया था जो इन लोगों के सेक्टर के साथ रह रहा है। जिसके बाद हम लोग चन युवान हाई को देखते हैं, जो कि विंड थंडर सेक्टर का मास्टर है, और यहाँ पे किसी एल्डर मुंह से कह रहा था कि मैंने सुना कि मेरा बेटा वहाँ पे कई सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा है, और वो यहाँ पे आपके किसी बहुत ज्यादा बड़े वनरेबल एल्डर का डिसाइपल भी बन गया है। इसके बाद हम लोग एल्डर मुंह को देखते हैं, जो कि यहाँ पे चन युवान हाई से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे ये न्यूज देने के लिए आया हुआ था। तुम्हारे बेटे के हाथ में ग्रेट सन वनरेबल टेक्निक मिल गई है, और साथ ही में उनका टीचर भी, इसलिए तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है। जिसपे चन युवान हाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो आगे से कहता है मुझे पता था मेरे बेटे के पास इमॉर्टलिटी का यहाँ पे पोटेंशियल है। इसके बाद एल्डर अपने पास यहाँ पे एक नासेंट सोल रियलम वाली पिल निकालते हैं, और चन युवान हाई को देते हुए कहते हैं कि ये तोहफा है जो कि तुम्हारे बेटे ने भिजवाया है। जिसपे चन युवान हाई और उसके जितने भी चेले थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पिल उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे नासेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर बना देगी। इसलिए चन युवान हाई काफी ज्यादा खुश था, वो आगे से कहता है मेरा बेटा मेरे लिए ध्यान रख रहा है। साथ ही में चन युवान हाई यहाँ पे एल्डर से ये भी कह देता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जनाब, एक डीमन किंग हम लोगों को परेशान कर रहा है, उसके बारे में क्या। जिसपे एल्डर आगे से कहता है उसको हम देख लेंगे, आप चिंता न करिए। जिसपे चन युवान हाई और भी ज्यादा खुश, वो आगे से कहता है कि आप यहाँ पे आए, हम लोग धन्य हो गए। और आगे से सफाई भी दे रहा था, अगर हम लोगों ने डीमन किंग से पंगा न लिया होता तो फिर आज हम लोग यहाँ पे रिसोर्स को लूट न पाते कुछ लोगों से। उसी टाइम पे यहाँ पे ये जो एंट्री मारता है उसका धमाका कुछ ज्यादा ही भयंकर था, तो सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, और ये जो लोगों से कहता है अच्छा ये है तुम लोगों का विंड थंडर सेक्टर। चन युन हाई पीछे मुड़ के कहता है कि कौन है जो मेरे इलाके में इस तरीके से बवाल मचाने के लिए आया हुआ है। जिस पे ये जो आगे से कहता है कि वो मैं हूँ जो यहाँ पे तुम्हारे इलाके के अंदर बवाल मचाने के लिए आया हुआ हूँ। वहीं पे उन सभी लोगों को ये जो ऑरा से समझ में आ जाता है कि वो नॉसेंट सोल रियलम पे है। वहीं पे यूजर ने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली थी, तो सिस्टम उसे यहाँ पे ह्यूमन किंग सील एंड ग्रेट वाइड आर्ट टेक्निक देता है। वहीं पे चन युन हाई को ये जो नाम सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन, और उसे पूछता है कि तुम हमारे सेक्टर के अंदर किस लिए आए हुए हो। जिस पे यूजर अपना पूरा बायोडेटा है, और आगे से कहता है कि बेवकूफ ना बनो, तुम लोगों ने डीमन के साथ टीम अप करके हमारे ऊपर हमला किया और हमारे माल को लूट लिया। डीमन को तो मैं पहले ही मिटा चुका, अब तुम्हारी बारी है। तब जाके चन युन हाई को ये के बारे में याद आता है कि ये वही बंदा जिसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी, लेकिन अब अचानक से नासेंट सोल रियलम पे आ गया है, और उसे पता था अगर ये यहाँ पे है तो फिर डीमन किंग पहले ही मारा जा चुका है, अब उनका अगला नंबर लगने वाला है। इसलिए वो पीछे मुड़ के एल्डर मुंह से कहता है कि हमें करना चाहिए क्या कुछ, और वो मन के अंदर ये सोचता है कि जब तक एल्डर मुंह यहाँ पे है तब तक उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, वो रिलैक्स कर सकता है। वहीं पे एल्डर मुंह की कल्टीवेशन यूजन से ज्यादा थी, तो वो यूजन के सामने धौस जमा रहे थे, ये कहते हुए कि अपने घुटनों में बैठ जाओ और अपने हाथ पैर तोड़ लो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, वो आगे से कहता है क्या रे बुड्ढे, हड्डी टूट गई क्या तेरी, जिस तरीके से जवानी उछाल मार रही है। जिस पे एल्डर मुंह की सुलग जाती है, जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने ऑरा और कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं, जिसका ऑरा यहाँ पे काफी ज्यादा हाई था, तो वो सभी लोगों को उड़ाते हुए जा रहा था, और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि एल्डर मुंह यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में है, और उन्हें यकीन हो गया था कि ये तो गया, अब उसकी यहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुकी है। इसलिए चन युन हाई काफी ज्यादा खुश था, और वो ये से कहता है कि तुझे क्या लगा कि तू यहाँ पे आएगा और कुछ भी कर लेगा, आज तेरा खेल खत्म है बेटे, और तू जैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म ह्यूमन सेक्टर को दुनिया से ही मिटा देंगे। जिसके बाद वो ये से कहता है कि भीख मांगो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें शायद से छोड़ दो, लेकिन ये का चेहरा बता रहा था कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि तुम बस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ही हो, कोई भगवान नहीं हो जो यहाँ पे आके कुछ भी कर लोगे। भाई सिस्टम ने ऐसा वरदान दिया है कि भाई कुछ भी कर सकता है, और ये वाला एटीट्यूड पूरे चैप्टर चलता है, बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराता किसी भी चीज से, पूरा टाइम एकदम केयरफ्री रहता है। जिसके बाद हम लोग यूनियन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर आ चुके थे, और वो यहाँ पे बाकी डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहे थे। जिन्हें वैसे यहाँ पे एक डिसाइपल लोगों को बताता है कि एल्डर वो फेदर सेक्टर इमॉर्टल से यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि इस समय विंड थंडर सेक्टर के अंदर रुके हुए हैं। ये सुन के यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो डिसाइपल आगे से बताता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम लोगों के पास इतनी हिम्मत कैसे है कि हम लोग डायरेक्ट तुम्हारा माल लूटने के लिए वहाँ पे पहुंच गए। हमारे पास पहले से ही यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर की तरफ से सपोर्ट था, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। वो बीच में तो बस एक मोहरा था। इसके बाद वो लोगों को पूरी कहानी बताता है कि युवान हाई का बेटा यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर के अंदर ले लिया गया है, और उसकी कल्टीवेशन को बढ़ता हुआ देख के यहाँ पे सेक्टर वाले इन लोगों के सेक्टर के ऊपर मेहरबान है, इसलिए वो इन लोगों को यहाँ पे एडवाइस देता है कि अभी भी समय है, लौट जाओ, और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो फिर वो लोग यहाँ पे उनके नौकर बन के रह सकते हैं। लेकिन तब तक युवान नाई उसका यहाँ पे गला ही उड़ा देता है, और लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे ये जो बचाने के लिए आए हुए हैं तो उसे बचा के ही वापस जाएंगे। वहीं पे लोगों को यकीन था कि ये जो यहाँ पे शायद से किस्मत के भरोसे एल्डर मुंह के खिलाफ टिक सकता है, इसलिए लोगों के पास उम्मीद थी, इसलिए वो लोग यहाँ पे येसुन को बचाने के लिए जा रहे थे। वहीं पे यूनियन ने फैसला कर लिया था कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे येसुन को बचा के रहेगा, भले उसे यहाँ पे भीख क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन मीनवाइल हम लोग येसुन को देखते हैं जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो शैतानी हंसते हुए कहता है कि दो गोली के एल्डर ही तो हो, क्या ही उखाड़ लोगे। इस पे चन युन हाई को ऐसा लगता है कि यहाँ पे येसुन का दिमाग खराब हो गया है एल्डर मुंह की कल्टीवेशन को देख के, इसलिए वो फालतू की चीजें बड़बड़ा रहा है। एल्डर मुंह खड़े होते हैं और येसुन से कहते हैं कि तुम बस एक दो गोली के कल्टीवेटर हो, वो भी एक दो गोली से जगह से, तुम्हारा यहाँ पे सेक्टर बस एक चींटी के घोंसले के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि फेदर इमॉर्टल सेट के सामने तुम लोग टिक भी पाओगे? हम फूंक मारते तुम हवा में ही गायब हो जाओगे। लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है, भले तुम भीख भीख मांगो तब भी मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारे पूरे सेक्टर को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम लोग जानते हो कि येसुन को पहले हमला कराना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे एल्डर मुंह को उंगल करते हुए कहता है बुड्ढे, अगर तेरे अंदर अभी भी जवानी की चिंगारी जिंदा है तो मेरे ऊपर एक हमला करके दिखा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, दो गोली की चीज है। आजा 1v1 करते हैं, देखते हैं कि कौन जीता है, और जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर और सामने वाला बनेगा बंदर। तो फिर एल्डर मुंह हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो अपने यहाँ पे डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे चन युन हाई अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे उनका सेक्टर भी उनका हो जाएगा, यानी कि रिसोर्स और बाकी सभी लोग। वहीं सिस्टम जैसे डिटेक्ट करता है कि हासन के ऊपर हमला हुआ है, तो वो यहाँ पे हासन की कल्टीवेशन को बढ़ा के पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के अंदर चेंज कर देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन जैसे ही बढ़ती है तो वो इसलिए यहाँ पे एल्डर के अटैक को रोकता है, और आगे से कहता है कि बस इतना ही दम है क्या। इसको देख के एल्डर भी हैरान हो जाते हैं कि
अचानक से कल्टीवेशन नॉसेंट सोल रियलम से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे कैसे बढ़ गई। चंद यूनोहाई को यकीन नहीं होता है कि यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेक्ट जैसे 2 घोड़े के सेक्ट के पास भी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हो सकता है, जिससे वहाँ पे पूरी तरीके से चिंता का माहौल बन जाता है क्योंकि सभी लोग घबराए हुए थे। इससे यहाँ पे हांसन पूरी तरीके से इलाके को डोमिनेट कर पा रहा था। वह चंद यूनोहाई एल्डरमो से कहता है कि वो लोग क्या करेंगे, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एल्डरमो आगे से कहता है कि चिंता न करो, तुम्हें याद है ना कि मैं यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट से आया हुआ हूँ, मेरे पास ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकता है। जिसपे ये जो आगे से उंगल करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा बेहतर टेक्निक है क्या। जिसपे एल्डरमो आगे से एक टेक्निक का यूज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारे सेक्ट टेक्निक तुम्हारे जैसे 2 घोड़े सेक्ट से बेकार होगी क्या। जिसके बाद आगे से टॉप टायर अर्थ ग्रेड की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये देख, ये है टाई अजूरे वुड प्लाम टेक्निक। जिसके बाद आगे से यहाँ पे अजूरे वुड प्लाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये जोन के ऊपर हमला करते हैं। जिसमें सभी लोग आगे से यहाँ पे दोबारा उस अर्थ ग्रेड की टेक्निक की तारीफ कर रहे थे और हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे टेक्निक मॉडल ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड, परफॉर्म ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सॉवरेन ग्रेड, इवन स्पिरिट ग्रेड टेक्निक्स होती है जिनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। और डिवाइन स्टेज यानी कि कल्टीवेशन स्टेज के बाद में टेक्निक्स यहाँ पे पावर लेवल को मेजर करती है। यानी कि कल्टीवेशन सेम होने के बावजूद अगर अपोनेंट के पास ज्यादा पावरफुल टेक्निक है तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। इसलिए एल्डरमो को लग रहा था कि अभी भी वो यहाँ पे ज्यादा पॉइंट में है और वो यहाँ पे ये जोन की फील्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक तो सीधा सिस्टम नहीं दी थी तो फिर पता नहीं उसका ग्रेड क्या है और बताया भी नहीं गया। लेकिन ये जो एल्डरमो से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके की टेक्निक्स को दिखा के मुझसे जीत सकते हो। इसके बाद वो आगे से ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यूजन के पीछे से यहाँ पे उसकी डिवाइन बॉडी या फिर जो भी कह लो वो आ जाता है और उसको देख के यहाँ पे ये लोग घबरा गए थे। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे यूजन की टेक्निक है ना ही सॉवरेन ग्रेड की है और ना ही हेवन ग्रेड की, पता नहीं कौन सी ग्रेड की है, लेकिन ये दोनों से ही ज्यादा हाई लेवल की है। जिसके बाद ये जो आगे से सील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एल्डरमो के ऊपर अटैक करता है जिसका नाम दी हेवन किंग रीजंस सुप्रीम था। जिसके बाद वो बॉडी यहाँ पे अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और एल्डरमो को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करती है। तो एल्डरमो आगे से पाप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। और जब एल्डरमो को समझ में आ जाता है कि उनका गेम बच चुका है तो वो आगे से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, फेदर इमॉर्टल सेक्ट के नाम पे ही छोड़ दो। लेकिन ये जो घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उसे पता था कि उसके सामने कोई भी आ जाए वो यहाँ पे जीतेगा ही जीतेगा। इसलिए वो आगे से वही लाइन पेलता है कि मैं किसी को उंगल नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे उंगल करेगा तो फिर मैं उसे सिंगल पीस में भी नहीं छोड़ता। तो भले यहाँ पे मारे जाओ और तुम्हारा सेक्ट आ जाए वो भी यहाँ पे मारा ही जाएगा। एल्डरमो आगे से कह रहे थे अगर मैं मारा गया तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सेक्ट भी पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉडी के पाम का इस्तेमाल करते हुए एल्डरमो को पकड़ता है और उन्हें यहाँ पे क्रश कर देता है। जिसके बाद उनकी सिर्फ बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। वह पे चंद यूनोहाई जैसे ये देखता है तो वो तुरंत पार्टी बदल लेता है और नीचे झुक के यहाँ पे ये जो से कहता है कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी है, वो भी पूरी जिंदगी भर। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी सेक्ट मेंबर थे वो सभी भी अपने घुटने टेक देते हैं और ये जो से कहते हैं कि हम तुम्हारा कुत्ता बनने को भी राजी है। ये जो सफर को सामना कर देता है तो चंद यूनोहाई आगे से कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पे बहुत ही जल्द इमॉर्टल बनने वाला है और वो इस समय यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के किसी एल्डर का डिसाइपल है। क्या तुम सच में ये खतरा मोल लेने को राजी हो, क्योंकि वो फ्यूचर में आके तुम्हारे सेट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसपे ये और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इससे यहाँ पे इमॉर्टलिटी यहाँ पे कल्टीवेशन हासिल कर सकता है। इसलिए वो आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके सेक्ट के ऊपर हमला करता है और उनके सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वह चंद यूनोहाई आगे से कहता है कि आज उसने जो यहाँ किया है उसका बेटा 100 गुना उसे वापस लौटाएगा। जिसके बाद ये उनके सेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछे रह जाती है तो वो नासेंट सोल रियलम वाली पील। और ये आगे से कहता है कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सो कॉल्ड इमॉर्टल बेटे का आने का। जिसके बाद वो भी तो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर बदलेगा। जिसके बाद यहाँ पे यूनियन और बाकी लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पे एजन को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश थे। वो एजन लोगों से कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों रही भाई, मैंने बोला तो ना कि मैं सेक्ट का अकेले ही ख्याल रख लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यूनियन को अभी भी लग रहा था कि यहाँ पे एल्डरमो अभी भी है। इसलिए वो यहाँ पे येजुन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि फेदर इमॉर्टल सेट का एल्डर यहाँ पे आ जाए। लेकिन येजुन अपना हाथ छुड़ाता है और बताता है कि उसको तो उसने पहले ही यहाँ पे मार दिया है। ये सुनकर यहाँ पे यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है कि येजुन ने पहले यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के एक एल्डर को मार गिराया, जबकि वो दोनों ही यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन पे थे। जिसपे कियान आगे से कहती है कि देखा, जैसा कि मैंने बोला था कि येजुन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई और वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। वह यूनियन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो येजुन उसे कहता है कि चिंता न करो, मैं भी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ही हूँ, जल्दी से यहाँ पे विंड थंडर सेट का माल लूटो और यहाँ से चलते हैं। वह यूनियन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि येजुन असल में यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में है। उसी टाइम पे ज़ूज़ाओ यहाँ पे आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि उसे यहाँ पे नासेंट सोल रियलम की पिल मिली है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। जिसपे येजुन आगे से कहता है कि ये पिल तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर के पास ही जानी चाहिए, यानी कि यूनियन के पास में, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो सेक्ट यहाँ पे ताकतवर बनेगा। तभी सिस्टम बाहर निकलता है और वो येजुन को बताता है कि आसपास के इलाके में उसके लिए यहाँ पे एक पावरफुल डिसाइपल ढूंढा गया है जो कि यहाँ पे इमॉर्टल रैंक का डीमन सेक्ट मास्टर है। अगर येजुन उसको सक्सेसफुली अपने डिसाइपल बना लेता है तो फिर उसको यहाँ पे अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जान के येजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पे एक डिसाइपल रिक्रूट करने का मौका मिला है जो कि इमॉर्टल रैंक का डीमन सेक्ट मास्टर है। वह येजुन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो उस डिसाइपल का इस्तेमाल करके यहाँ पे इमॉर्टलिटी सीधा हासिल कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट इमॉर्टल बन जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पे वेस्टलैंड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकेगा। वह यूनियन और किंजुआन को अब यहाँ पे इस बात की चिंता हो रही थी कि उन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे विंड थंडर सेक्ट के साथ में इमॉर्टल फेदर इमॉर्टल सेक्ट को भी यहाँ पे उंगल कर दिया है और वो लोग यहाँ पे उनके सामने कभी भी टिक नहीं पाएंगे। यूनियन को भी पता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे छेड़ दिया है जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो यूनियन से कहता है कि वो एक पावरफुल इमॉर्टल जीनियस है, इसलिए उसको यहाँ पे रह के अपना फ्यूचर वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ से निकल के कहीं और चला जाना चाहिए इससे पहले कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट उसके पीछे आए। अगर वो लोग यहाँ पे आते भी है तो वो लोग अपनी जिंदगी गवा के यहाँ पे येजुन को प्रोटेक्ट करेंगे और अगर येजुन जिंदा रहता है तो उन लोगों के पास अभी भी चांस है कि उनका सेक्ट यहाँ पे अमर रहेगा। पीछे से ज़ाओ और कियान भी आगे से ये कहते हैं कि तुम जाओ, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बाकी डिसाइपल्स भी आगे से ये कह रहे थे कि तुम जाओ, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप जिंदा रहने चाहिए। जिसको देख के येजुन भी काफी ज्यादा हैरान था कि इन लोगों के बीच में इतनी ज्यादा एकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और यूनियन से कहता है कि हाइपिंग के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी बिना सोचे नहीं किया है, मुझे पक्का यकीन है अगर वो लोग आएंगे तो फिर मैं उनको हैंडल कर लूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है, तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद वो यूनियन से कहता है कि तुम लोग पे माल लूटो, मुझे कुछ जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो प्लग झपकते हैं यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम लोग जंगलों के अंदर एक फीमेल को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक बुढ़ा पड़ा हुआ था जो कि उससे कह रहा था कि एक खूबसूरत नारी मुझसे न भागो, हमारे साथ आ जाओ, जिसके बाद हम लोग मिलकर मजे करेंगे। जिसपे वो फीमेल आगे से चिपते हुए कहती है कि साले मैं लड़का हूँ, भाग जा यहाँ से, कितनी
बार बोला है सलवार में तलवार है, लेकिन वो बुड्ढा नहीं मान रहा था। वो आगे से कहता है ना, तुम्हारी ऐसी खूबसूरत त्वचा इतनी खूबसूरत है कि किसी लड़के की हो ही नहीं सकती, मुझे झूठ ना बोलो। जिसके बाद वो फेल हम लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करती थी डिमोनिक फ्लेम सेक्ट की लीडर, जो अपने एनिमीज को चारों खाने चित किया कर देती थी। जिसके पास यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल नाम की फाउंडेशन भी थी, और उसके पास जो कल्ट था वो यहाँ पे कई सारे लोगों से भरा पड़ा था, और इसके पास टोटल यहाँ पे 10,000 एल्डर्स थे। पूरी की पूरी सरकार इसके यहाँ पे अंगूठों तले दबी हुई थी और सबको इसकी तारीफ किया करता था। लेकिन तभी बेचारे के ऊपर कई सारे एनिमीज ने हमला कर दिया, जिसके बाद इसके कल्टीवेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऊपर से इसके सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे बुरी तरीके से कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इसकी परेशानियां कम नहीं हुई। एक सन की बुड्ढा भी इसके पीछे पड़ चुका है, इसको लड़की समझने के चक्कर में। उस टाइम पे वो बुड्ढा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती हो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जिसपे वो लड़की भी आगे से यहाँ पे क्रिम्सन फ्लेम शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन ये अटैक काफी नहीं था, इसलिए वो तलवारें उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसको सीधा जा लगते हैं। जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। कि देखो वो बुड्ढा हैरान हो जाता है कि एक बंदे जिसकी कल्टीवेशन पे फाउंडेशन स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे उसके गोल्डन कोड लेवल के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा पक्का यहाँ पे एक राइजिंग स्टार होगा अपने किसी मेजर सेक्ट का। लेकिन इस बंदे को घंटा भरने पड़ता। वो आगे से कहता है कि वो सबसे पहले इसके यहाँ पे जुगी पीटेगा, जिसके बाद में कुछ सोचेगा। जुगी मीन से गुथम गुथाई। इसके बाद वो यहाँ पे अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पे कैद कर लेता है, और उसे कहता है कि अब कहाँ जाओगी, अब तो गिव अप कर दो। और उस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये नहीं मानने वाला। वहीं पे वो बुड्ढा आगे से कहता है स्वीट हार्ट, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, अच्छे बच्चे बनो और इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा चीटी काटने जितना। जिसपे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद अपनी छाती चीर के कहता है कि ले देख देख ले लड़का हूँ मैं साले। जिसपे उस बंदे को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो आगे से कहता है कि मैंने तो अपना सब कुछ बदल लिया भाई, अब देर से मैं इस लड़की का पीछा कर रहा था बेफालतू में। जिसके बाद लड़का आगे से कहता है कि देख लेना तुमने, मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे जाने दो। लेकिन वो बुड्ढा आगे से कहता है रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, बुड्ढे को ईट से ईट लड़ानी है, फॉलोइंग दिस कोड, इफ देयर इज अ होल देयर इज अ गोल। जिसपे उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आगे से कहता है कि बस बहुत हो गया, तो साले उस लोगों में से है जिनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि खुद को उड़ा लूंगा लेकिन तुझे कुछ करने नहीं दूंगा मैं। उसको देख के तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि इस तरीके की टेक्निक से ला कहां पे रहा है, सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा धमाका करने वाला है। जिसमें वो बंदा चीखते हुए कहता है कि तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ उस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। जिसमें वो बंदा आगे से कहता है कि रुक जाओ यार, हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन तब तक धमाका हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। उस लड़की के इस अटैक की वजह से वो बंदा तो मारा गया था, लेकिन यहाँ पे उसके कल्टीवेशन और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, और उसका कोर भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते होते बचा था। फिर इसके बाद खड़ा होता और यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहा था आराम करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे दूसरा बुड्ढा आता है, जो कि आगे से कहता है कि वो तो ये डिजर्व करता ही था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। इसके बाद वो सामने की तरफ देखता है कि कौन है वहाँ पे, तो सामने से एक बुड्ढा बाहर निकलता है, जो कि आगे से कहता है कि ना मैं उसके साथ नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की चिंता नहीं है। इस पे वो लड़का आगे से कहता है कि ठीक है फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी वो बुड्ढा उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो तुम्हारी त्वचा के पीछे भूले गया था कि तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा हाई कैसे है। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी से कैसे है। वह वो लड़का यहाँ पे हार मान चुका था, उसे यही लग रहा था कि उसका सारा प्लान यहाँ पे चौपट हो गया और वो यहाँ पे जिंदा भी नहीं बचेगा, उसका तो ऐसे ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो एंट्री मारता है, तो उसको देख के वो बुड्ढा हैरान हो जाता है कि नासिर सोलियम का बंदा यहाँ पे क्यों आ गया, और उसे ये लग रहा था कि ये जो यहाँ पे उस लड़के के सपोर्ट में आया हुआ है, उसका एल्डर बिल्डर है ये कुछ। वो भी ये को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसके डिसाइपल के साथ उंगल कर रहा है। खैर इसके बाद वो बुड्ढा सीधा यहाँ पे सरेंडर करता है और ये से कहता है कि आपको ये चाहिए, ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे जानता ही नहीं। लेकिन ये जो आगे से हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस बुड्ढे के दिल के अंदर छेद कर देता है और उसे एक झटके के अंदर यहाँ पे खत्म कर देता है। इसको देख के तो वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि इसने तो बस एक उंगली से ही यहाँ पे इस बुड्ढे की बिल्डिंग सर कर दी, अगला नंबर मेरा तो नहीं है। वो बेचो सिस्टम से कहता है कि यार तुम मुझे पहले एक्सप्लेन करो, ये कोई बवाल ववाल तो नहीं है, ये बंदा सच में यहाँ पे डिमोनिक कल्ट का लीडर और ये सच में एक डिमोनिक मॉडल बनने वाला है कि नहीं, इसकी कल्टीवेशन तो किसी बच्चे से भी कम है, सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसपे सिस्टम बाहर निकलता है और वो यहाँ पे यीशु से कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वो सच में एक ट्रू इमॉर्टल था, एक डिमोनिक कल्ट का लीडर, लेकिन हाल ही में साले की कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे आई ऑफ द इनसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसपे ये जो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आई ऑफ द इनसाइट का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे यहाँ पे इस लड़की की सारी जानकारी मिल जाती है कि ये पहले फॉर्मर फ्लेम कल्ट लीडर हुआ करता था, जो एक ट्रू इमॉर्टल कल्टीवेटर था, जिसका टैलेंट यहाँ पे हेवनली ग्रेट फायर स्पिरिट रूट है, जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, और कल्टीवेशन अभी के लिए फाउंडेशन स्टेज है, जेंडर यहाँ पे मेल है, और इसका नाम यहाँ पे होंग कियान ये है। ये जो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये तो सच में लौंडा है। जिसके बाद हमें वो यहाँ पे इस लड़की की पूरी जानकारी देता है कि इसके बाल चिकने हैं, त्वचा एकदम चिकनी है, एकदम सिल्की है, इतने ज्यादा लंबे इतने तो लड़कियों के भी नहीं होते हैं। कोई भी यहाँ पे एक नजर में इससे धोखा खा जाता है कि ये लड़की है या नहीं। कोई पे कियान ये को ये लग रहा था कि अब ये जो न्यूज़ पर भी लाइन मारेगा उसको भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, बस झुग्गी पीटने से मतलब है सबको। कोई पे जो अपने मन के अंदर ये भी सोच रहा था कि इसके टैलेंट के साथ में भले इसके कल्टीवेशन में यहाँ पे लो है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए तो ये इजीली यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है कुछ ही सालों के अंदर है। कोई पे कियान ये उसे घूरे ही जा रहा था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ये जो उसकी झुग्गी पीटने वाला है। इसके बाद ये जो यहाँ पे कियान से कहता है कि मैंने देख लिया है कि तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स है, मेरा डिसेबल बनने चाहोगे, अब से मैं तुम्हारा मास्टर कहलाऊंगा। जिसमें कियान नौटंकी करता है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है ये जान के कि ये जो उसे अपने डिसेबल बनाना चाहता है, लेकिन वो मन के अंदर सोचता है कि ये हरामी मेरे सीक्रेट्स के पीछे है। लेकिन कियान यहाँ पे खुद को भी हल्के में नहीं लेता, उसे ये लग रहा था कि ये जो सिर्फ यहाँ पे नासन सोलियल कल्टीवेटर है तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे उससे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद वो उसकी झुग्गी पीटना शुरू कर देगा। लेकिन उसको ये तो पता है नहीं कि ये जो यहाँ पे कभी भी लेवल अप कर सकता है, कभी भी। वहीं पे ये जो नोटिस करता है कि यहाँ पे कियान काफी ज्यादा खुश नहीं है, तो उसे ये लगता है कि वो यहाँ पे उसका डिसेबल नहीं बनना चाहता है। वहीं पे कियान को पता था कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी इस लेवल पे नहीं कि वो यहाँ पे येजुन को हरा सके, इसलिए फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और वहीं पे ये बिल्कुल भी येजुन को अपना मास्टर नहीं मानता कि वो किसी भी एंगल से उसका मास्टर बन सकता है, इसलिए कियान का प्लान यही था कि वो
जैसे यहाँ पे ये जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसकी गुद्दी पीट देगा और भाग जाएगा यहाँ से। इसलिए अभी के लिए वो नटकी करते हुए यहाँ पे ये जो अपना मास्टर मान लेता है, ये कहते हुए कि मैं आपके लिए सदा संत डिसाइपल बन के रहूंगा मास्टर। और वो मन के अंदर ये सोचता है कि किसी दिन वो अपनी गरिमा अपनी प्राइड को वापस ले लेगा जो उसने अभी यहाँ पे गवाया है, ये जो अपना मास्टर मान के। ये जो उससे कहता है कि अच्छा तो अब से मैं तुम्हें यहाँ पे लिटिल हॉक देके बुलाऊंगा। कियानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसकी सुलग रही थी लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो दिखा कहा सकता है। वो पेजन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जो झूठी काइंडनेस दिखा रहा है अपने चेहरे पे वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये चाके भी यहाँ पे अपनी असली हरकतें नहीं दिखा सकता। और उसे भी पता है कि कियानी का क्या प्लान है कि वो जैसे ही ताकतवर होगा वैसे ही वो उसे यहाँ पे धोखा दे देगा। उसे डैमेज सिस्टम बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे येजुन को उसका रिवॉर्ड देता है डिसाइपल बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे ऑटो कल्टीवेशन बोर्ड था उसकी डिवाइन स्किल्स के लिए, यानी कि उसके जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे अपने आप ही कल्टीवेट करती रहेंगे, यानी कि उनका ग्रेड बढ़ता रहेगा। जबकि ये जो बस बैठ के यहाँ पे चिल करेगा, जिसके बाद सिस्टम उसे एक और रिवॉर्ड देता है जो कि यहाँ पे बुरियल हेवन कॉफिन था। ये यहाँ पे एक तरीके की टेक्निक या फिर ऑब्जेक्ट था या फिर कोई डिवाइस या फिर आर्टिफैक्ट, जिससे यहाँ पे येजुन की जो 108 सेल थी वो भी यहाँ पे अनलॉक हो जाती है, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहीं पे इस कॉफिन का ग्रेड बताया जाता है जो कि 3rd ग्रेड स्पिरिट लेवल का था। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे दोबारा स्किल सब बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे बदल दिया गया है। तो फिर तुम लोग ये सब कुछ याद न रखो। हमें इसे बुरियल कॉफिन के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे किसी भी चीज को बुरियल कर सकता है, यानी कि दफन कर सकता है, यहाँ तक कि हेवंस को भी। कोई भी चीज इसके अंदर ट्रैप हो सकती है, कोई भी चीज, यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड भी। क्योंकि येजुन का टैलेंट यहाँ पे अपग्रेड हो गया था, इसलिए सिस्टम उसको यहाँ पे रिवॉर्ड देता है, जिसके अंदर उसको यहाँ पे फायर टाइप की स्किल मिलती है जो कि 3000 फ्लेम सूत्रा थी। ये टेक्निक यहाँ पे किसी भी ओनर की जो फायर ओरिजिन रहता है, यानी कि फायर रूट्स रहता है, उन्हें ठीक कर सकता है। जिसको देख के ये समझ आता है कि ये उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पे इन सभी चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास रूट ही कहा है। और वो मन के अंदर सोचता है लेकिन वो जिस तरीके का कैरेक्टर है उसके लिए यहाँ पे ये सभी रिवॉर्ड्स पूरी तरीके से सूट करते हैं, क्योंकि उसके साथ जीनियस यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं होता है। पहले चैप्टर में भीख मांग रहा था सिस्टम से कि आ जाओ, वह कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि देखो तो कैसे जीनियस वाली एक्टिंग कर रहा है, जबकि जीनियस मैं हूँ। बस बेटा एक बार मेरा लेवल अप होने थे, जिसके बाद देख मैं तेरी कैसे सिटी पिटी करता हूँ। वह भी ये जो जानबूझ के यहाँ पे कियानी को उंगली कर रहा था, वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ क्या? जिसपे कियानी की फटी वॉगे से कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि बेटा बस समय समय की बात है। इसके बाद ये जो आगे से वही सूत्रा फायर वाली टेक्निक बाहर निकलता है, जो कि वो यहाँ पे कियानी को देखते हुए कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ पे मास्टर नहीं समझ रहे हो, तो फिर मुझे खुद को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। इस टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे जैसे के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी। वहीं पे कियानी को पहली नजर में यही लगता है कि ये किसी 2 कौड़ी की टेक्निक होगी जो कि ये जो उसे फ्री में दे रहा है, लेकिन जब वो यहाँ पे टेक्निक का नाम बढ़ता है तो भी उसे यकीन नहीं होता। वो आगे से ये कहता है कि ये किस तरीके की फालतू टेक्निक होगी, लेकिन जब वो उस टेक्निक को अच्छे देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक तो उसके लिए यहाँ पे टिकट के तरीके जो डायरेक्ट उसे यहाँ पे इमोर्टैलिटी तक लेके जाएगी। कहता कि ऐसी चीजें यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर मिलती रही, क्योंकि ये टॉप टायर की टेक्निक्स है। और जो टेक्निक यहाँ पे कियानी के पास है उसके मुकाबले में ये ज़ुबान की टेक्निक पूरी तरीके से सोना है, सोना खरा सोना। वहीं पे कियानी हम लोगों को बताता है कि ये टेक्निक का जो लेवल है वो यहाँ पे सीनियर रैंक पे है। सीनियर रैंक सबसे ज्यादा टॉप लेवल है टेक्निक्स के मामले में। वहीं पे अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके साथ में उसकी जो पावर है वो यहाँ पे स्काई रॉकेट करे जाएंगे और वो कुछ ही देर के अंदर ट्रू इमॉर्टल भी बदल जाएगा। पीछे से ये जरूर से कहता है कि चेहरे को देख के लगता है कि तुम्हें टेक्निक पसंद आई है, जिसपे कियानी आगे से कहता है हाँ काफी ज्यादा पसंद आई। और वो मन के अंदर ये सोचता है कि हरामी को ऐसी टेक्निक्स मिलती कहाँ पे, कहाँ मिल गई ये टेक्निक। ये जो यहीं पे रुकता, जिसके बाद वो अपने पास एक पिल भी बाहर निकालता है और कियानी को देते हुए कहता है कि ये लो, इससे ये तुम्हारी कल्टीवेशन को रिस्टोर बूस्ट दोनों कर देगी। इसको देख के कियानी दोबारा हैरान होता है क्योंकि ये पिल यहाँ पे फायर ओरिजिन पिल है जो कि यहाँ पे उसके कल्टीवेशन को रिस्टोर के साथ में उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा भी देगी। जिसको देख के कियानी और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि ये सब कुछ क्या मेरे लिए है। कियानी हम लोगों को बताता है कि ऐसे कल्टीवेटर्स के लिए जो कि फायर बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पे फायर ओरिजिन पिल किसी अमृत से कम नहीं है। ये पिल उन लोगों को यहाँ पे बूस्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही में यहाँ पे उनकी पावर लिमिट को भी बढ़ा देती है, जिससे शायद से वो यहाँ पे इमॉर्टल के साथ में भी फाइट कर सके। ये हिंट है, आगे तुम्हें काम देगा। मतलब पहले बता दिया कि कियानी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करेगा। और वो अपने मन के अंदर ये सोचता है कि सराबी को ऐसी चीजें मिली कहाँ से, आज तक उसे ऐसी चीजें नहीं मिल पाई है, जबकि वो यहाँ पे एक ट्रू इमॉर्टल हुआ करता था। वह पे उसके द्वारा मजे लेते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे गिफ्ट्स के ऊपर डाउट है क्या, वापस कर दो उन्हें। जिसपे ये आगे से कहता है नहीं मालिक, आपके लिए तुम्हें अपनी जान भी दो, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और वो मन के अंदर ये सोचता है कि यहाँ पे येजुन को इस टेक्निक के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे उसे दे रहा है, इसलिए वो यहाँ पे मक्खन पानी लगाया जा रहा था। वह पे येजुन को बस कियानी के एक्सप्रेशन देखने में मजा आ रहा है कि ये कैसे नौटंकी कर रहा है। इसके बाद येजुन उससे कहता है कि पिल खा लो, मैं यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, यानी कि देखता हूँ कि कोई हमला न बोल दे तुम पे। जिसपे कियानी बिल्कुल ऐसा ही करता है, पिल खा के वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। वह पे येजुन के सामने कियानी साबित कर देता है कि वो सच में ट्रू इमॉर्टल है, क्योंकि पिल खाने के तुरंत बाद ही उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे खटाखट नॉसेंस सोलियरम तक पहुंच जाती है, यानी कि पलक झपकते ही वो यहाँ पे साबित कर दिया कि वो सच में ट्रू इमॉर्टल हुआ करता था। जिसके बाद कियानी ये चीखते हुए उठा, ये कहते हुए कि सेंट्रल रीजन में आ रहा हूँ, इंतजार करो मेरा। जिसके बाद वो येजुन से कहता है कि माफ कर, तो बस बहल गया था मैं थोड़ा सा। येजुन उससे कहता है कि सारा सामान उठाओ, अपना बोरिया बिस्तर, चलते हैं सीधा फाउंटेन सेक्टर की तरफ, जहाँ पे तुम अपने बाकी लोगों से मिलोगे। जिसके बाद अगला सीन सेक्टर का होता है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा थे और वो सभी लोग यहाँ पे येजुन के बारे में ही बात कर रहे थे। और उसी टाइम में वहाँ पे येजुन भी आ जाता है और सभी लोग देख के खुश हो जाते हैं कि येजुन वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे कियानी को देखते हैं तो अब तुम हर कोई यहाँ पे कियानी को लड़की ही समझता है, बहुत कम लोग जानते हैं उसे, क्योंकि चेहरा ही कुछ ऐसा है। तो वो लोग आगे से कहते हैं ये मुर्गी कौन है भाई मालिक के साथ में। वहीं पे कियानी जब यहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देखता है, डिसाइपल्स को देखता है, तो वो मन के अंदर सोचता है ये कल्टीवेटर्स ये तो कचरे से भी ज्यादा बेकार है। जिसके बाद यूनियन और बाकी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो येजुन से पूछते हैं कि ये मोहतरमा कौन है। जिसपे येजुन यहाँ पे कियानी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और आगे से कहता है कि ये मेरी नई डिसाइपल है, जिसको मैंने हाल ही में रोड से उठाया है। सड़क किनारे रो रही थी बेचारी। वहाँ पे यूनियन काफी ज्यादा हैरान था कि येजुन को इतनी जल्दी डिसाइपल भी मिल गया, और किया जो थोड़ा सा हैरान हुए थे कि यहाँ पे येजुन ने इतनी जल्दी लड़की भी ढूंढ ली अपनी डिसाइपल के तौर पे। लेकिन अभी कियानी का पारा ही हो जाता है, वो आगे से कहता है लड़का हूँ मैं, दिमाग में बात ये डाल लो। जैसे किया जो काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ पे कियानी की कल्टीवेशन नासन ट्रोलियल है जो उससे काफी ज्यादा हाई है। लेकिन वहाँ पे येजुन कियानी के मुंह के ऊपर ठट से थप्पड़ मारता है और उससे कहता है सीनियर सिस्टर है तुम्हारी, तमीज से बात करो, जल्दी से माफी मांगो। जिसपे कियानी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो आगे से यहाँ पे तमीज से माफी भी मांगता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा घमंडी हो गया था और मन के अंदर सोचता है कि वो अभी ये बेइज्जती सह ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे डिवाइन टेलीविजन स्टेज पे पहुंचेगा तैसे ही वो यहाँ पे सभी लोगों से बदला लेगा इस बेइज्जती का। जिसके बाद ये जो लोगों से कहता है कि देखो भाई भारत मिलाप हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अपनी पीक पे, मुझे वहाँ पे कुछ काम है। जिसके बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है ये कियान के साथ में। वहाँ पे यूनियन और कियान जो दोनों हैरानी हो
हो गए थे कि यहाँ पे येजुन तो एक दिन के अंदर लगातार बम पे बम गिरा ही जा रहा है। जिसके बाद अगला सीन हमारे प्यारे येजुन की मिस्टिक पीक का होता है, यानी कि उसके घर का। वहीं पे येजुन कियानी से कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, अच्छे से घूमना। वहीं पे कियानी का मुंह बन गया था, वो आगे से कहता है थैंक्स, लेकिन मन के अंदर सोचता है कि ये जगह कूड़ा खाना है, कूड़ा खाना। उसके फायर डिमन सेक्टर के अंदर किसी गरीब के पास भी इससे ज्यादा अच्छी जगह रहती है और उसे सच में यहीं पे ही रहना पड़ेगा क्या। वहीं पे येजुन आगे से ये डायलॉग पेलते हुए चला जाता है कि कमजोरी से जगह के बारे में कंप्लेंट करते हैं, ताकतवर लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी चीजें कल्टिवेटर्स के लिए मायने नहीं रखती, उनके लिए सब कुछ यहाँ पे बराबर रहता है। और ये फिलोसफी पेलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि अपना ख्याल रख लेना। जिसपे कियानी मुंह बना के यही कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन के अंदर सोचता है कि कैसे रहूंगा यहाँ पे। इसके बाद अगला सीन फेदर इमॉर्टल सेक्टर का होता है, जहाँ पे हम लोग चन योनाहाई के बेटे और साथ में उसके एल्डर को देखते हैं, जिसने उसे अपने डिसाइपल बनाया हुआ है। वहीं पे एल्डर मो का जो प्लेट था वो यहाँ पे टूट गया था, जिससे यहाँ पे चन योनाहाई के बेटे के एल्डर को समझ में आ जाता है एक मास्टर को कि एल्डर मो की जान वहाँ पे जा चुकी है। बाय द वे इस एल्डर का नाम यहाँ पे टू रेड इनहेरिटेंस हॉल्स एल्डर जो यांग है। वहीं पे चन योनाहाई का जो बेटा था वो आगे से यहाँ पे एल्डर जो यांग से कह रहा था कि उसी की गलती है, उसने यहाँ पे एल्डर मो को उसके फादर के पास पे ले जाने के लिए भेजा था, क्योंकि एल्डर मो यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो फिर उसको यहाँ पे अपने फादर के सेक्टर की चिंता हो रही है, इसलिए वो ये सेक्टर छोड़ के बाहर जाना चाहता था। चन योनाहाई के बेटे का नाम जाओ है और एल्डर जो यांग उसे कहता है कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए सच में मैटर रखती है क्या, मैंने तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पे चुना है, इसका मतलब जानते हो क्यों। जिसपे जाओ बताता है कि उसके पास इमॉर्टल सन बॉडी है, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे आगे जाके एक इमॉर्टल बनेगा। जिसपे एल्डर जो यांग आगे से कहता है ये तो बस वो छोटा सा हिस्सा है जो मैंने तुम्हारे अंदर देखा, असली मकसद ये है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक सीरियस एम्बिशन देखा था, कोई ऐसा जिसके पास यहाँ पे ताकत की भूख है, जो किसी भी चीजों से यहाँ पे पीछे नहीं रुकता, और इन छोटी मोटी चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो जाओ से कहता है कि टू इनहेरिटेंस कंपटीशन आने ही वाला है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए, दूसरे डिसाइपल्स को हो रहा टॉप स्पॉट क्लेम करो, जिसके बाद तुम्हें सेक्टर यहाँ पे वो रिसोर्स देगा जो तुम्हारे लिए जरूरत रहेगा, जिसके बाद तुम एक इमॉर्टल बनोगे। लेकिन जाओ अभी भी यहाँ पे सेक्टर को चेक करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन एल्डर जो यांग साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो विंड थंडर सेक्टर को चेक करने के लिए किसी और को भेज देगा, उसे यहीं पे ही रुकना है और प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ जीतने पर ध्यान दो और कुछ भी नहीं। तो फिर जाओ आगे से कुछ भी नहीं कह पाता और वो तुरंत यहाँ से कट लेता है। जिसके बाद हम लोग जोयान को देखते हैं, जो कि बड़े आराम से कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे कियानी को ऑर्डर देते जा रहा था, ये कहते हुए कब तक इंतजार करोगे भाई, खाना लेके आओ। इसके बाद हम लोग कियानी को देखते हैं, जिसको यहाँ पे येजुन ने वेटर बना दिया था और वो उसके लिए खाना लेके आ रहा था। वहीं पे कियानी को समझ में नहीं आ रहा था कि येजुन यहाँ पे इतना बड़ा कल्टीवेटर कैसे बन गया, जबकि वो साला कल्टीवेशन के ऊपर फोकस भी नहीं करता, सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है। वहीं पे हम लोग येजुन को देखते हैं, जो कि खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था, वो यहाँ पे खाने के मजे ले रहा था। जिसके बाद वो कियानी से भी कहता है कि तुम भी बैठ लो यार, शर्मा काहे ले रहे हो, लेकिन कियानी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो कल्टीवेशन से ही खुश है। लेकिन येजुन फोर्स करते हुए कहता है कि खाओ भाई, कल्टीवेशन का फायदा ही क्या जब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए कियानी को मजबूरन वो खाना ही पड़ता है और उसे ये लग रहा था कि ये तो बस एक दो कोड़ी का मीठी तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे वो यहाँ पे बाइट लेता है तो फिर उसे यहाँ पे चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है और उसकी छठी इंद्री खुल जाती है। मतलब खाना इतना पसंद आता है कि ये रोने लगता है। येजुन पूछता है कि टसुए काहे लिए बाहर रही हो। फिर इसके बाद कियानी हमें अपनी बैक स्टोरी बताता है कि जब वो छोटा हुआ करता था तब ये भूख के मारे मरता था और सिर्फ एक बाइट के लिए तरसता था, और तब उस टाइम की वो एक बाइट उसके लिए यहाँ पे इतनी ज्यादा मनमोहक रहती थी कि वो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब से उसने यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू किया तब से वो सिर्फ यहाँ पे पावर, ताकत और सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे ही पागल था और उसी का पीछा कर रहा था। उसने यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करना ही छोड़ दिया था और ये भी यहाँ पे येजुन की बातों से हाँ मिलाता है कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ताकतवर होने का फायदा ही है जब तुम लाइफ को एंजॉय न कर सको। वहीं पे कियानी ने बस ये सोचते ही कल्टीवेट कर लिया था, वो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे आ गया था। ये देखो तो येजुन भी हैरान था कि इस बंदे के पास सच में सीरियस टैलेंट है। यहाँ तक कि कियानी भी हैरान हो गया था कि वो तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद येजुन उससे कहता है बधाई हो, तुम मेरे लेवल पे आ चुके हो, बस 2-3 कदम पीछे हो क्योंकि ये मिड स्टेज पे है। वहीं पे कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से अब समय आ चुका है येजुन को उसकी औकात दिखाने का, क्योंकि वो सेमी लेवल पे है, बस एक कदम पीछे है उससे। जिसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये ज्ञान से कहता है कि अब तुमने पेट पूजा कर ली, तुम्हारी कल्टीवेशन में इंप्रूव हो गई है, अब तुम्हें तुम्हारे मास्टर के कंधों के ऊपर हाथ फेर देने चाहिए और मसाज देनी चाहिए। लेकिन अब पीछे कियानी को देखते हैं, जो कि खून से उबल रहा था, वो आगे से कहता है कि तू मेरे को ऑर्डर देगा, मैं तेरे कंधे दबाऊं। इसके बाद वो सोच रहा था कि मुझे उसकी गर्दन उखाड़ लेनी चाहिए कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा डिसाइपल भी आ जाता है, जो कि यहाँ पे येजुन को रिपोर्ट देने के लिए आया हुआ था कि यूनियन ने उसे बुलाया है किसी अर्जेंट मैटर से, जो कि यहाँ पे वो उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। जिससे यहाँ पे ये कियान का प्लान फ्लॉप हो जाता है, इसलिए येजुन को जाना ही पड़ता है। वह पीछे ये कियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अब दोबारा नहीं आएगी, लेकिन उसे चिंता की बात भी नहीं थी, क्योंकि येजुन हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है बिना किसी डिफेंस के, उन्हें उसका गार्ड अप रहता है। बेटा तू बच गया, नहीं तेरी फील्डिंग थी आज। इसके बाद ये दुनिया से निकल जाता है। ये कहते हुए कि तुम यहीं पे रुको और प्रैक्टिस करो, और जब मैं वापस लौट के आऊं तब मेरे पैर दबा देना। जिसपे ये कियान चीखते हुए कहता है घंटा मेरा दबाए तेरे पैर, अगली बार तू आएगा तेरे पैरों से ही तेरा गला घोट दूंगा मैं। इसके बाद हम लोग सेक्टर को देखते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल था। सभी डिसाइपल्स आपस में बात करे जा रहे थे कि वो लोग क्या करेंगे, काफी ज्यादा सीरियस मामला है। तभी यहाँ पे ये जो एंट्री मारता है और वो पूछता है कि सभी लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए भाई, कुछ हो गया क्या, कुछ बड़ा जो तुम लोग इतने ज्यादा परेशान हो। यूनियन ये जो बताता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है। कुछ सालों पहले यहाँ पे वी किंगडम उनके प्रोटेक्शन के अंडर आता था, इसलिए उनका सेट उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता था। अब उन लोगों ने यहाँ पे एक अपील भेजी है प्रोटेक्शन के लिए और उनकी मदद मांगी है। यूनियन उन लोगों को बताता है कि वी किंगडम के अंदर काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होने लगी है। कई सारे सिविलियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वे में मरते जा रहे हैं। उनकी जो बॉडीज है उनके अंदर से खून पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है और उन्हें यहाँ पे घोस्टली स्टेट के अंदर डाल के छोड़ दिया जाता है। ये सभी इंसिडेंट इतने ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। वहाँ पे कभी कभी तो रातों रात पूरी सिटी है यहाँ पे एक शमशान बदल जाती है और पूरा टाउन एक घोस्ट के अंदर बदल जाता है। ज्यादातर शक यहाँ पे डेमंस के ऊपर ही माना जा रहा है कि डेमंस ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए यूनियन ने कुछ डिसाइपल्स को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वो भी बेचारे लौट के वापस नहीं आए। और आज सुबह वी किंगडम ने यहाँ पे दोबारा एक और रिपोर्ट भेजी है। ये कहते हुए कि अब ये सभी इंसिडेंट यहाँ पे आसपास इलाके में भी होने लगे और तो किंगडम के पूरे इलाके में ही होने लगे हैं। इसलिए वो लोग यहाँ पे इस chaos को और भी ज्यादा फंडने नहीं दे सकते। इससे उन लोगों को भी यहाँ पे दिक्कत होगी। इससे इन लोगों के सेक्टर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर डिसाइपल्स वहाँ से ही आते हैं और फ्यूचर में इन्हें डिसाइपल मिलने में दिक्कत होगी। ये जो लोगों से पूछता है कि किसी का किसी के पास आ गया, किसी ने देखा कि इन सभी जो के पीछे कल्प्रिट कौन है या फिर कोई भी यहाँ पे एविडेंस। इस पे कियान जो यहाँ पे एकदम बेवकूफों वाली बात करती है कि जिन्होंने देखा वो मर ही गए होंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उन लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि उनके डिसाइपल्स के अंदर भी कमी आ सकती है। यहाँ पे उनका जो रेट है वो नीचे गिर सकता है। वेस्टलैंड बेसिकली जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो पहले से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम
कल्टीवेटर्स को ही जन्म दे पाता है और मुश्किल से ही यहाँ पे सिर्फ नसल सोल एक्सपर्ट से दिखाई देते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे कोई पावरफुल हुआ तो फिर क्या वो लोग इस चीज को हैंडल भी कर पाएंगे, उनकी ये कैपेबिलिटी भी है। वहाँ पे येजुन को पूरा यकीन था कि यहाँ पे इन सभी इंसिडेंट्स के पीछे कोई पावरफुल बंदा ही है, क्योंकि उनके डिसाइपल्स में से कोई भी बच के वापस नहीं आया। उसी टाइम में सिस्टम बाहर निकलता है और वो यहाँ पे येजुन को एक नई क्वेश्चन दे देता है कि उसे वी किंगडम जाके इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि इन सभी आपदाओं के पीछे रूट कॉज क्या है। जिसपे येजुन सिस्टम से कहता है कि यार तुम्हारी टाइमिंग तो एकदम इनकैपेबल है। जिसपे सिस्टम भी आगे से शर्माते हुए कहता है कोई बात नहीं होस्ट। इसके बाद होना क्या था, येजुन यहाँ पे यूनिया से कहता है कि तुम लोग यहीं पे ही आराम फरमाओ, हम लोग खुद जाएंगे वी किंगडम और पता लगाएंगे कि इन सभी चीजों के पीछे कौन और उसकी बुद्धि वहीं पे ही चिटका देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वी किंगडम से वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा ही ना। इसके बाद येजुन यहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि तुम लोग इंतजार करो अच्छी न्यूज आने का, मैं तो चला। जिसपे लोग यहाँ पे येजुन की दोबारा तारीफ ही करे जा रहे थे। वहीं पे जाओ कियाजो से पूछता है कि येजुन इसको हैंडल भी कर पाएगा। जिसपे कियाजो को येजुन के ऊपर पूरा यकीन था कि यहाँ पे येजुन किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है। जिसपे बाकी लोग आगे सही कहते हैं अगर येजुन ये हैंडल नहीं कर पाया तो फिर उन लोगों का वेस्टलैंड पूरी तरीके से डूम हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा। जिसपे यूनियन लोगों से कहता है कि इन सभी चीजों के ऊपर फोकस ना करो, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो ताकि हम लोग यहाँ पे येजुन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करें। फिर इसके बाद होना क्या था, येजुन सीधा सबसे पहले घर पे गया था जहाँ पे उसने कियानी को पकड़ा और उसे अपने साथ ले आया, ये कहते हुए कि तुम होम डिलीवरी हो हमारे साथ चलो। वहाँ पे कियानी का मुंह बना हुआ था कि उसे जबरदस्ती यहाँ पे एक ऐसी जगह पे ले आया जो पूरी तरीके से खराब जगह है। हालांकि कियानी को कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिप की तरीके थी जहाँ पे वो येजुन को मार के फेंक भी देगा तो भी किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर इसके बाद अगला सीन यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट लैंड वी किंगडम का एक पीच पॉसम विलेज का था जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। जिससे येजुन को समझ आ जाता है कि विलेज के ऊपर बैंडिट्स यानी कि लुटेरों ने हमला कर दिया है और वो लोग विलेज को लूटने के लिए आए हुए हैं। वहीं पे कियानी को ये नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई मैटर लोगों की अटेंशन के लिए लायक भी है। वहीं पे जो विलेज का चीफ था वो आगे से कहता है कि हमारे पीछे के पड़े हुए वो हम लोग तो साला पहले से ही फेमस है गरीबी के तौर पे। हम लोग तो हमारे पास खेती बाड़ी करते हैं, मुर्गियां पालते हैं, बकत पालते हैं, सी पालते हैं, मछलियां पालते हैं, तो हमसे क्या ही ले लोगे, हमारे पास तो हमारी जिंदगी के अलावा और कुछ हो ही नहीं। जिसपे सामने वाला लुटेरा आगे से कहता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी ही तो चाहिए और क्या चाहिए मुझे। जिसके बाद वो अटैक करते हुए उन लोगों से कहता है कि चुपचाप अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दो, तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा। साथ ही में इसके जो भी चिल्ले थे वो आगे से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद वो पता नहीं किसी अजीबोगरीब तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करता है और उन सभी लोगों का यहाँ पे जो ब्लड था उसे यहाँ पे सींचने लगता है अपनी बॉडी के अंदर। इससे सभी लोगों का ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था और वो डायरेक्ट उस बंदे के अंदर जा रहा था। वहीं पे कियानी इस टेक्निक को यहाँ पे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये किसी तरीके की डार्क आर्ट है। वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है कि ये टेक्निक यहाँ पे उसे किसी पुराने रिश्तेदार से मिलती जुलती है। रिश्तेदार नहीं मतलब पुरानी जान पहचान जो कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर रहा करता था, लेकिन वो तो कई सालों पहले ही मारा जा चुका है। तो फिर उसकी ये सीक्रेट आर्ट्स यहाँ पे कैसे घूम रही है। वहीं पे येजुन भी ये नोटिस कर लेता है कि कियानी को टेक्निक के बारे में कुछ पता है, तो वो आगे से नोटंकी करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं पता मुझे मालिक, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ। येजुन उससे कहता है कि साले तेरा चेहरा बता रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। हालांकि वो ज्यादा यहाँ पे ये कियान को उंगली नहीं करता इस सवाल से रिलेटेड, लेकिन कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये चीजें उस पर्सन से रिलेटेड है यानी कि वही बंदा जो कि यहाँ पे टेक्निक का ओरिजिन क्रिएटर है, तो फिर ये ट्रिप उतनी सिंपल नहीं जाने वाली है जितनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद जो भी इनोसेंट लोग थे विलेज वाले वो सभी आगे से चीखने लगते हैं कि उन्हें नहीं मरना है वगैरह वगैरह। और उसी टाइम पे ये जो लुटेरे के पीछे एंट्री मारता है उससे ये कहते हुए कि तुम्हारा हो गया चमगादड़ की दूसरी औलाद, खून पी लिया तुम, चलो अब तुम्हारा समय आ चुका है चांदी के चम्मच में चांदी की चटनी चाटने का। अगर तुम्हें जोक समझ में नहीं आया, खून जो इज इक्वल टू वैम्पायर को चांदी से दिक्कत होती है, लेकिन वो गुंडा येजुन के ऊपर हमला कर देता है ये कहते हुए कि तू कौन है, तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है। लेकिन ये जो हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसका दाहिना हाथ ही उड़ा देता है जिससे गुंडे की फटी, जिसके बाद वो अपना हाथ पकड़ के जोरों से चीखने और चिल्लाने लगता है। वहीं पे येजुन उसे कहता है कि इतने ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ी बहुत बात ही तो करनी है। वहीं पे गुंडे के जितने भी चले थे वो सभी भी घबरा गए थे अपनी लीडर की ऐसी हालत को देख के। वहीं पे लीडर को समझ में आ जाता है कि ये जो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टीएलएम का कल्टीवेटर है, तो वो आगे से माफी और भीख मांगने लगता है। ये जो उसे कहता है कि तुम लोग कहाँ से आए ये सबसे पहले बताओ। इस पे वो गुंडा आगे से बताता है कि वो पहले इसी किंगडम का रॉयल गार्ड हुआ करता था, लेकिन बाद में प्रिंस ने उसे यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दिया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसको उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पे बेफालतू में मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जो क्राइम किया है नहीं उसे सजा क्यों मिले, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। येजुन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो गार्ड ने देखा था उसी से उसे यहाँ पे डार्क आर्ट फॉर्म के बारे में पता चला है, लेकिन वो गुंडा बताता है कि उसे यहाँ पे इस डार्क आर्ट के बारे में प्रिंस से पता नहीं चला, उसने बस प्रिंस को कहीं पे जाते हुए देखा, जिसके बाद वो आगे नहीं गया और वहीं से भाग गया। और रही बात डार्क आर्ट की, तो फिर उसने यहाँ पे किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से इसके बारे में सीखा है जो वो अपनी जान बचा के भाग रहा था और उसे भी यहाँ पे उनके ओरिजिन के बारे में नहीं पता है। वहीं पे येजुन को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उन लोगों ने इसे यहाँ पे सिखा भी दिया और कुछ भी लिया भी नहीं बदले में। जिसपे वो गार्ड पीछे मुड़ के विलेजेस की तरफ देख के बताता है कि उन लोगों ने बस उसे इतना ही बोला कि उसको यहाँ पे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कल्टीवेशन को अपनी इनहांस करने के लिए और यहाँ पे दूसरे लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब करना है और खुद को बचाने के लिए इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आ रहा था बिना कुछ सोचे समझे। और अगर तुम्हें कोई चीज फ्री में मिले इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट तुम खुद हो, दैट्स द रूल ऑफ यूनिवर्स, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। येजुन को ऐसा ही लगता है कि यही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन सभी क्राइसिस के पीछे ही होगी जो इतने समय किंगडम के अंदर चल रहे हैं। वहीं पे कियानी को पक्का यकीन हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन और ये टेक्निक यहाँ पे उसी बंदे से लिंक है जिसके बारे में कियानी सोच रहा है और वो पक्का यहीं पे ही होगा। इसके बाद येजुन उससे पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है, लेकिन कियानी आगे से कहता है उसे कुछ भी नहीं पता और मन के अंदर सोचता है कि ये बात पूरी तरीके से सही है कि इस किंगडम के पीछे वही बंदा है और यहाँ पे येजुन सिर्फ एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एलम का कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे अकेले उस बंदे को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए ट्रिप यहाँ पे येजुन के लिए उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है यानी कि मौत। फिर इसके बाद येजुन यहाँ पे सोल सर्च का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड से कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। इसके बाद येजुन सोल सर्च का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि इस गार्ड ने कुछ भी नहीं छुपाया है, उसने जो सब बताया वो पूरी तरीके से सही बताया है, इसलिए वो उसको यहाँ पे छोड़ के सीधा किंगडम के लिए निकल जाता है। लेकिन उसने छोड़ा था ना, कियानी ने थोड़ी नहीं। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस गुंडे के साथ में उसके जितने भी चले थे उन सभी को भी जला के राख कर देता है, जिसको देख के येजुन के साथ में वो सभी विलेज वाली भी हैरान थे और कियानी आगे से कहता है कि मैंने कुछ गलत तो थोड़ी नहीं किया, इन सभी बैदर्स को तो मर ही जाना चाहिए था। हालांकि उसने ये सब कुछ यहाँ पे गुस्सा निकालने किया था जो अब तक यहाँ पे उसके अंदर भरा हुआ था येजुन की वजह से। येजुन आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं मुन्ना, तूने सब कुछ सही किया। वहीं पे गांव वाले तो खुशी हो जाते हैं और यहाँ पे येजुन को पूजने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग किंगडम के एम्परर को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। क्राइसिस की वजह से उनकी जो
पॉपुलेशन थी वहाँ पे 30% से कम हो गई थी। ऐसा ही चलता रहा तो फिर एम्पर का किंगडम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। उसी टाइम एम्पर की यहाँ पे जो डॉटर थी वो भागते हुए आती है और एम्पर को बताती है कि उसने यहाँ पे 2 लोगों को देखता है जो कि इमॉर्टल थे और वो उड़ते हुए यहाँ पे आ रहे थे, जिससे एम्पर को यकीन हो जाता है कि ये लोग परफॉर्ड हेवन शक्ति की तरफ से ही होंगे जो कि यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। फिर इसके बाद येजुन और कियानी दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे येजुन के लिए एकदम ग्रैंड एंट्रेंस के लिए एकदम जुगाड़ किया गया था, जिसको देख के येजुन काफी ज्यादा खुश था। अभी के लिए कियानी उसकी तारीफ करे दे रहा था, लेकिन वो मन के अंदर सोचता है कि जब असली कैलेमिटी आएगी तब तुम मुझसे भीख मांगो की मदद के लिए। एम्पर येजुन को यहाँ पे वेलकम करता है तो येजुन बताता है कि वो यहाँ पे परफॉर्ड हेवन शक्ति से आया है उन लोगों की मदद करने के लिए, जिस पे एम्पर येजुन को यहाँ पे वेलकम करता है पूरे किंगडम की तरफ से। जिसके बाद वो यहाँ पे पैलेस के अंदर उसे लेके जाता है। वहाँ पे येजुन और जब कियानी दोनों पैलेस के अंदर जा रहे थे तो फिर पीछे से कोई उनकी नजर देख रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि ये खुद को यहाँ पे बाहुबली समझता है, लेकिन समय आने पे इसे समझ चल जाएगा कि ये मेरे मास्टर के आस पास भी नहीं है। जिसके बाद हम लोग कियानी को देखते हैं और उसके सामने येजुन आराम से पड़ गया था और उसने अभी तक यहाँ पे उसे कल्टीवेशन करते हुए नहीं देखा था। तो वो मन के अंदर ये सोच रहा था कि ये साला इतना बड़ा आलसी आदमी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे पहुंच कैसे गया बिना कुछ करते हुए। और वो ये सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे उसे सप्रेस कर देगा, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे चीटी की तरीके मसल देगा। वो पे हांसन कियानी के इरादों से पूरी तरीके से वाकिफ था, इसलिए वो भी उसके मजे लेने के लिए अपने पैरों से जूते उतारता और उससे कहता है कि पानी ले आओ मेरे पैर धो दो। इसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ कल्टीवेशन के नए नए तरीके बताऊंगा, जिससे कियानी का खून उबल जाता है और ये चीज उसके ईगो के पार जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कर कहाँ सकता है। वो पे कियानी उसे बार-बार कह रहा था कि करो यार कुछ तो करो, वहीं पे खड़े क्यों हो। वो पे कियानी का जो आर्ट स्टाइल है उसका जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे लेजिट है। वो ये सोच रहा था कि वहाँ पे डिमोनिक फ्लेम कल्ट का लीडर है जो इमॉर्टल हुआ करता था, उसके ये बुरा हालात आ गए कि उसे यहाँ पे किसी के पैर धोने पड़ेंगे। अब अगर तुम लोग अभी तक यहाँ पे कियानी के साथ रिलेटेबल नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। तुम्हारे रिश्तेदार के एकदम 2 कौड़ी का बच्चा तुमसे कह दे कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तुम्हें कैसा लगेगा। वो भी प्यार से नहीं, फुल एटीट्यूड में। समझ जाओ बस कियानी के वही हालात थे। लेकिन तभी इस काम के बीच में रंगा डालने के लिए यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि यहाँ पे उन दोनों से कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है और वो उन लोगों से यहाँ पे इस मैटर के लिए बहुत ही ज्यादा अर्जेंट में बात करना चाहता है। इस पे येजुन आगे से कहता है कि इतना ज्यादा अर्जेंट है तो फिर चेहरा तो दिखाओ। तो फिर क्राउन प्रिंस को सामने आना ही पड़ता है और वो येजुन को देख के अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वो बंदा है जिसने यहाँ पे बैंडिट्स को एलिमिनेट किया था, इसके चेहरों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर इसके बाद क्राउन प्रिंस यहाँ पे येजुन को बताता है कि वो किसी सीक्रेट के बारे में उसे बताना चाहता है जो अपने फादर को नहीं बता सकता। वो येजुन को बताता है कि पूरे किंगडम के अंदर यहाँ पे डिमोनिक चीजें हो रही हैं और उसने कल रात यहाँ पे कई सारे डिमोनिक बैट्स को उड़ते हुए भी देखा था जो कि माउंटेन के पीछे जा रहे थे और पैलेस के अंदर कई सारी मेड्स और यहाँ पे जो नौकर है वो भी गायब हो रहे हैं। इसलिए क्राउन प्रिंस को लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे यहाँ पे डीमंस का ही हाथ है। इसलिए वो यहाँ पे येजुन से मदद मांगता है क्योंकि उसकी एबिलिटीज यहाँ पे अनपैरेलल्ड है और वो पक्का यहाँ पे किंगडम को बचाने में मदद कर सकता है। येजुन आगे से कहता है ओह ऐसी बात है क्या। वो भी हमें बताता है कि उसके डिवाइन सेंसेस ने पहले डिटेक्ट कर लिया है कि माउंटेन के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। ये उसने यहाँ पे खुलेआम झूठ बोल रहा है, या तो वो यहाँ पे येजुन को बेवकूफ समझता है या तो कोई है जो कि यहाँ पे उसे सपोर्ट कर रहा है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो येजुन की यहाँ पे चटनी बना सकता है और येजुन को यहाँ पे कौन सी किसी बात करना है। इसलिए वो कहता है कि चलो भाई माउंटेन पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा डीमन छुपा हुआ है। जिसपे क्राउन प्रिंस उसे यहाँ पे रास्ता दिखाने लगता है कि इस तरफ। फिर कियानी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो सोचता है कि येजुन तो खुद ही यहाँ पे मौत के मुंह में जा रहा है, उसे तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब क्राउन प्रिंस उन दोनों को यहाँ से लेके जा रहा था तभी प्रिंसेस की नजर उन तीनों के ऊपर पड़ जाती है और उसे पहले से ही पता है कि उसका भाई यहाँ पे 1 नंबर का दलाल है और वो यहाँ पे बिल्कुल उल्टे सीधे काम करता है। इसलिए पूरे पैलेस के अंदर कोई भी उससे बातचीत नहीं करता है और उसे समझ में आ जाता है कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे पक्का उन दोनों को कहीं पे फील्डिंग सेट करवाने के लिए लेके जा रहा है। इसलिए वो अपने फादर को बताने के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो लोग माउंटेन पे आ जाते हैं और ये जो आगे से कहता है बस करो भाई बहुत चल लिया, हम बहुत डीमन नहीं दिखा हमको। जिस पे क्राउन प्रिंस कहता है कि डीमन तो यहीं पे ही है। ये जो उसे कहता है हाँ चलो अपनी ट्रिक्स दिखाओ, देख लिया मैंने। जिस पे क्राउन प्रिंस आगे से कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि तुम बेवकूफ बनोगे, लेकिन मैं ये बात जान के हैरान हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गए। तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, लेकिन शायद से तुम ये बात बोल रहे हो कि कोई ना कोई होता है जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही होता है। जिसके बाद वो यहाँ पे किसी तलिस्मा को तोड़ता है और ये से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक इमॉर्टल हो, लेकिन तुम एक बेवकूफ आदमी के अलावा और कुछ भी नहीं हो। आज यही जगह तुम्हारे लिए यहाँ पे कबर बनेगी। वो जैसे ही तलिस्मा तोड़ता है तो फिर यहाँ पे 5 एल्डर्स आ जाते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग आते हैं यहाँ पे 5 फोल्ड बाइंडिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कियान कियानी को यहीं पे ही पकड़ लेते हैं। खैर ये 5 एल्डर यहाँ पे ब्लड नेदर सेक्टर से थे जो कि यहाँ पे नासन सोल स्टेज की लेट स्टेज पे थे और लोग ये जो कह रहे थे कि तुमने अपना काफी ज्यादा नाम कमा लिया है हाल ही में, लेकिन आज तुम यहाँ पे नहीं बच के जा सकते वगैरह वगैरह। क्योंकि बाइंडिंग फॉर्मेशन से जिंदा निकलना नामुमकिन है। कोई यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हो तो वो मुश्किल से ही आजाद हो सकता है। वहीं पे हम लोग क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि जल्दी ना करो, हमें इसे सही सलामत रखना है हमारे मास्टर के लिए ताकि वो इसका यहाँ पे खून निकाल सके। और ये बात उस लड़की की तो फिर उसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर दो और उसे वो मेरे लिए चाहिए, मैं उसके साथ मजे करना चाहता हूँ। आमतौर पर मुझे यहाँ पे अजीब लगता है ये लाइनें बोलते हुए, लेकिन इस बार नहीं लग रहा क्योंकि मुझे पता है कि कोई ईंट से ईंट लड़ाना चाहता है। ऑफ कोर्स कियानी जैसे ही ये लाइन सुनता है तो उसका खून उबल जाता है। वो आगे से कहता है साले तेरे अखरोट तोड़ दूंगा मैं। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फॉर्मेशन को बस चुटकियों में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन तूने मेरे अंदर का भेड़िया जगा दिया है, अब देख मैं क्या करता हूँ। वो पलक झपकते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन को तोड़ता है, जिसके बाद 5 एल्डर्स को भी लपेटे में ले लेता है। जिसको देख के क्राउन प्रिंस की फटी वोमन के अंदर सोचता है इसने एक पल के अंदर ही पूरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। वो एल्डर्स भी आगे से कह रहे थे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ये जो डिसिपल है वो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होगा। वहीं पे जैसा कि मैं पता है कि कियानी की स्टेज यहाँ पे एकदम हाई लेवल की है, यानी कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो सेलेस्टियल टायर की है, इसलिए वो यहाँ पे सेम स्टेज के कल्टीवेटर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकता है, भले उसकी कल्टीवेशन लो ही क्यों ना हो। फिर इसके बाद क्राउन प्रिंस यहाँ पे अपना लहजा बदल लेता है और वो आगे से कहता है कि इमॉर्टल लेडी हम लोग बातचीत कर लेते हैं ना तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ में, अगर तुम यहाँ पे मेरे मास्टर को फॉलो करेगी तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पे लिमिटेड रहेगी। जिस पे कियानी आगे से कहता है ऑफर अच्छा है लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्राउन प्रिंस को लपेटे में ले लेता है और उसकी बॉडी को यहाँ पे जलाने लगता है और उसका दम घोटने लगता है। तभी ये उससे कहता है हाँ ठीक है तुम शांत हो जाओ भाई, अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर मैं सवाल जवाब किसे करूंगा। जिसके बाद वो कहता है उसे छोड़ दो, तो फिर कियानी उसे छोड़ देता है। फिर ये उसे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मास्टर के लिए कोई ऐसा कल्टीवेटर भी उसे यहाँ पे सर्व करेगा जो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। इस पे क्राउन प्रिंस आगे से बताता है कि उसका मास्टर यहाँ पे सेंट्रल डोमेन का एक फॉर्मर इमॉर्टल है जिसका लेवल यहाँ पे किसी भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर से कई गुना आगे है। यहाँ तक कि येजुन भी उसके सामने घुटने टेक देगा और मौत की भीख मांगेगा। येजुन आगे से कहता है वाओ सो ब्यूटीफुल, मैं तो देख के ही घबरा गया। इसके बाद वो यहाँ पे उसको और उसके मास्टर को ताना मारता है ये कहते हुए कि बाहर तो आए भाई तुम्हारा मास्टर, मैं एक
एक करके यहाँ पे तुम्हारे एल्डर्स की फील्डिंग सेट करूंगा और देखते हैं कि तुम्हारा मास्टर कब तक नहीं आता। एक गिनने पर वो यहाँ पे एक एल्डर की फील्डिंग सेट करता है और उसकी मुंडी ही ब्लास्ट कर देता है। इसको देख के एल्डर्स के फटे उन्हें पता चल जाता है कि ये जो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। अब उन्हें यहाँ पे भागना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो दो बोलता है और दूसरे एल्डर के भी मुंडी उड़ा देता है। तीसरे पे तीसरे की, चौथे पे चौथे की और पांचवे पे वो यहाँ पे पांचवे एल्डर की भी फील्डिंग उड़ा देता है। जिसके बाद बस क्राउन प्रिंस ही बचा हुआ था और उससे कहता है कि तुम्हारा भी नंबर लगा दूं क्या। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्राउन प्रिंस का मास्टर एंट्री मारता है और उसकी एंट्री धमाकेदार थी। वहीं पे हम लोग एम्परर और उसके डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि लगातार उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे जहाँ पे ये गायब हुआ था। वहीं पे कियानी को कंफर्म हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में वो अभी तक हम लोगों को बता रहा था और उसे यकीन था कि ये उसके सामने टिक नहीं पाएगा। कहा था कि कियानी को भी शक हो रहा था कि वो उसे हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। वहीं क्राउन प्रिंस तो खुशी के मारे बौखला जाता है कि उसका मास्टर यहाँ पे आ गया, अब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्राउन प्रिंस के मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे सेटियान जुवेदा जो कि यहाँ पे ब्लड लाइन लीडर सेक्ट का मास्टर भी है और उसकी भी कह के ले लेता है। ये कहते हुए कि अच्छा तुम इन सभी स्कीम्स के पीछे, मुझे तो ये लग रहा था कि तुम्हें कुत्ते की तरीके छुपे रहोगे और अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाओगे। इस पे सेटियान से कहता है कि तुम ऐसे एक छोटे से कल्टीवेटर हो और उसे लगता है कि वो यहाँ पे मुझे हरा सकता है, तुम में दम है लेकिन इतना नहीं कि तुम मुझे हैंडल कर सको। लेकिन सेटियान कियानी को देख के ज्यादा हैरान हुआ था। वहाँ पे कियानी उसे कहता है कि मैं भी हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। वहाँ पे उन दोनों को देख के ये जो हैरान था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, भाई ये दूसरे को जानते हैं क्या। सेटियान कियानी से कहता है कि मुझे बहुत सालों से किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया, जब से यहाँ पे होली लैंड से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है। जिसपे कियानी आगे से कहता है कि उस महान जंग को कोई चाह के भी भुला नहीं सकता है। जिसके बाद कियानी हम लोगों को बताता है कि सेटियान यहाँ पे ट्रोय मॉर्टल रियलम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हुआ करता था, लेकिन उसने ये ताकत यहाँ पे ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करके और अपनी टेक्निक्स को यहाँ पे अपने फॉलोअर्स के अंदर फैला के हासिल की थी। जहाँ पे उसके जब फॉलोअर्स यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्लड कंज्यूम किया करते तो फिर थोड़ा सा श्रेय उसे भी जाता था। जिसके बाद वो आखिर में यहाँ पे अपने फॉलोअर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया करता था, जिससे यहाँ पे उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसके इन्हीं तरीके को वजह से यहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स एक साथ आए, मेजर सेट के लोग भी एक साथ आए और लोगों ने एक साथ यहाँ पे उसके खिलाफ में जंग छेड़ दी। ऑफकोर्स यहाँ पे कियानी भी डिमोनिक पाथ को फॉलो करता था, तो फिर उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उसे भी यहाँ पे इस जंग के अंदर हिस्सा लेना पड़ा था। लेकिन किसने सोचा था इतनी महान जंग के बावजूद ब्लड डीमन यहाँ पे इन सभी चीजों को सर्वाइव कर जाएगा और जिंदा रहेगा। अगर ये न्यूज बाहर आ जाती है तो पूरे ईस्ट रीजन के अंदर यहाँ पे बवाल मच जाएगा। फिर हम लोग क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ पे सेटियान से कहता है मास्टर अब आ गए, आप इस लड़की को जल्दी से मार दीजिए और मेरा बदला लीजिए। इस पे सेटियान लेजर मार के उल्टा उसे ही मार देता है, एवरेज डीमन स्टाइल। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ये पहले से एक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि कियानी भी आगे से कहता है कि मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो, तुम अपने डिसाइपल्स को यहाँ पे अपने लिए रिसोर्स के तरीके इस्तेमाल कर ले। उसी टाइम पे सेटियान कियानी की तरफ अप्रोच करता है और उससे कहता है कि उसे एक 2 कौड़ी का डिसाइपल क्यों चाहिए जब वो यहाँ पे किसी और को रिक्रूट कर सकता है। लेकिन अगर कियानी चाहता है कि वो मारा जाए तो फिर वो बिल्कुल भी उसकी जिंदगी यहाँ पे नहीं बख्शेगा। जिस पे कियानी उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरे इरादे समझ में नहीं आते हैं। हम लोग साइड से यहाँ पे ये को देखते हैं जो कि चिप्स खाते हुए बड़े आराम से इनका ड्रामा देख रहा था। वो मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही गहरा प्यार है। वहाँ पे कियानी पीछे हटते हुए सेटियान से कहता है कि उसने अपनी खुद की आंखों से देखा था कि उसकी यहाँ पे इमॉर्टल बॉडी पूरी तरीके से सैटर्ड हो गई थी 4 सेक्रेट पावर की आर्टिफैक्ट की पावर की वजह से। कहता कि उसका ब्लड भी पूरी तरीके से हवा में घुल गया था, यानी कि वेपोराइज्ड हो गया था, इसलिए वो जिंदा कैसे बच गया। इस पे सेटियान आगे से हंसते हुए कहता है कि काफी लंबे समय पहले उसने यहाँ पे इन सभी चीजों की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने यहाँ पे अपने खुद के ब्लड की एसेंस ब्लड की एक ड्रॉप किसी खुफिया जगह पे छुपा दी थी। भले ही चाहे उसकी मेन बॉडी यहाँ पे किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जब तक वो खून की बूंद जिंदा है तब तक ये अपने आप को यहाँ पे दोबारा जिंदा कर सकता है। वह सेटियान कियानी से कहता है कि तुम्हारा हाल तो भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना। इसके बाद वो कियानी से कहता है कि उसे यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करना है और इतने समय कियानी की कल्टीवेशन इतनी भी ज्यादा हाई नहीं है कि वो यहाँ पे कियानी के सामने यानी कि सेटियान के सामने टिक सके। और वो कियानी से कहता है कि अपना ब्लड मेरे अंदर घूमने दो, यानी कि फ्लो होने दो, जिससे हम दोनों एक साथ आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी अलग नहीं होंगे। इस पे कियानी भी आगे से कहता है छी इसका क्या मतलब है बे, और वो डायरेक्ट इस ऑफर को मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अगर यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की पीक स्टेज पे हो तो फिर तुम मुझसे जीत सकते हो। इसमें सेटियान आगे से कहता है कि तुम्हारा स्ट्रगल ही मेरे लिए यहाँ पे मजा बनेगा। दूसरे लोगों के खिलाफ में तुम भले इस कल्टीवेशन गैप के साथ जीत जाओ, लेकिन मेरे खिलाफ में तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो सभी पूरी तरीके से बेकार हैं। जिसपे कियानी आगे से हमला करते हुए कहता है कि जब तक फाइट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। इसके बाद वो आगे से 5 सुप्रीम डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए सेटियान के ऊपर हमला करता है और सेटियान में उन फ्लेम्स को देख के हैरान हो जाता है। लेकिन वो बाद में ब्लड फिन पाम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर लेता है, लेकिन धमाके की वजह से वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। कहता कि सेटियान भी हैरान हो गया था कियानी की एबिलिटीज को देख के कि उसके पास ये फ्लेम कहां से आई, कि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पे उसकी ब्लड फिन पाम अटैक को भी आसानी के साथ तोड़े दे रही है। और वो ये सोच रहा था कि इस नमूने के पास ऐसी टेक्निक्स हाथ में कैसे लग गई। वह कियानी आगे से एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सू तो अभी शुरू ही हुआ है। जिसके बाद वहाँ पे फर्स्ट फायर ब्लेज का इस्तेमाल करते हुए सेटियान के ऊपर हमला करता है। तो सेटियान भी आगे से यहाँ पे सोल डिवोरिंग ब्लड स्पीयर को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा भी पाओगे। लेकिन कियानी की यहाँ पे जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो सेटियान के स्पीयर को यहाँ पे तोड़ते हुए सीधा उसके ऊपर हावी होती है और उसकी पूरी बॉडी को जमाने लगती है। इसलिए सेटियान को आगे से यहाँ पे ब्लड फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके टेक्निक को यहाँ पे रोकना पड़ता है। वह सेटियान की आगे से कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा से ही थी और तुम्हारी प्रोग्रेस मुझे और भी ज्यादा मजा दिला रही है। क्या तुम्हारे हाथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी लगे जब तुम्हें यहाँ पे सेंट्रल रीजन से बाहर निकाला गया, या फिर तुमने किसी ग्रेट मास्टर को यहाँ पे अपना मेंटोर मान लिया है। जिसपे कियानी आगे से कहता है कि ये सभी बातें फालतू सी बातें हैं, चुपचाप बकवास ना करो, मेरे साथ फाइट करो। वह कियानी भी आगे से इन सभी सूत्रा की तारीफ कर रहा था जो कि यहाँ पे ये जो ने दिया था। लेकिन वो कभी भी यहाँ पे सेटियान को ये पता लगने नहीं दे सकता है कि ये सारी टेक्निक्स ये जो ने उसे दी है जो कि यहाँ पे एक 2 कौड़ी के बैकवर्ड वेस्ट लैंड से आता है। वह पे सेटियान ये फैसला कर लेता है कि वो कियानी को यहीं पे खत्म कर देगा, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से ग्रो होता रहा तो फिर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानी से कहता है कि अब तुम्हें दिखाई
देगा ट्रू इमॉर्टल बॉडी की पावर। सीटियन जैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो फिर हम लोग वीक किंगडम के अंदर कुछ अजीब और गरीब सिटीज को देखते हैं, जहाँ पर से जो भी नॉर्मल लोग थे उन लोगों के अंदर से ब्लड खींचा जा रहा था और ये सारा ब्लड यहाँ पे सीटियन की बॉडी के अंदर जाके इकट्ठा हो रहा था। इन लोगों ने ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा या फिर ये टेक्निक के शिकार रहे होंगे। सीटियन की बातों से हम लोग को यही पता चलता है कि उसने ये सभी चीजें बहुत ही लंबे टाइम पहले तय कर ली थी, जिससे वो यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी बूस्ट कर पाएगा एक झटके के अंदर ही, क्योंकि कई सारे लोगों की जान खतरे में थी। इसलिए ये जो यहाँ पे कियानिया से कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे खत्म करो। जिसपे कियानिया उसे आकर के कहता है कि मुझे कमांडर ना दो, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके से पालन गई है कि उसे यहाँ पे अपनी जिंदगी की चिंता हो रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि ये जो उसे मदद की भीख मांगेगा, लेकिन अब तो उसे भी नहीं लगता है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा सीटियन की इस इमॉर्टल बॉडी के सामने, क्योंकि यहाँ पे सीटियन की कल्टीवेशन डायरेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन डीएलएम पे जा चुकी है। सीटियन लोगों को बताता है कि पहले जब वो यहाँ पे अपनी डिवाइन बॉडी के भरोसे था तो फिर उसने यहाँ पे कई सारे ताकतवर लोगों के खिलाफ फाइट किया था, चाहे वो राइटियस साइड से हो चाहे वो डिमोनिक साइड से हो, लेकिन बिना किसी दिक्कत के उसने यहाँ पे उन सभी लोगों को हरा दिया था और होली लैंड को यहाँ पे पूरी तरीके से शमशान के अंदर बदल दिया था, सिर्फ अपनी इमॉर्टल बॉडी के भरोसे पे। हालांकि होली लैंड वालों ने यहाँ पे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उसकी पूरी इमॉर्टल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब उसकी इमॉर्टल बॉडी यहाँ पे रिकवर हो चुकी है और उसके पास यहाँ पे उसकी 70% पावर वापस आ गई है वेस्टलैंड प्रोविंस की सोलर बॉडी को कंज्यूम करने के बाद में। और जब उसकी पावर यहाँ पे पूरी 100% पे पहुंच जाएगी तो फिर जितना भी यहाँ पे सेंट्रल डोमेन एरिया है वो उसके कब्जे में आ पाएगा और कोई भी उसे यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो कियानिया से कहता है कि उसने यहाँ पे उसे एक मौका दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे उसे इग्नोर कर दिया। ये उसी की गलती है कि वो आज यहाँ पे मरने वाला है। हम लोग कियानिया को देखते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद वहाँ पे पर्पल फ्लेम हेवनली बर्निंग का इस्तेमाल करते हुए सीटियन की इमॉर्टल बॉडी के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये फाइट उसके परे थी। कियानिया के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मेशन है कि वो यहाँ पे डाटियन को डिस्ट्रॉय करे और फाइट बैक करने की कोशिश करे। जिसके बाद वो यहाँ पे दोबारा एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर फ्लेम ड्रैगन रेस को बाहर बुलाता है, जिससे एक ड्रैगन बाहर निकलता है, लेकिन सीटियन उस ड्रैगन के मुंह को पकड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कियानिया से कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, तो मेरी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी के खिलाफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी इमॉर्टल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कियानिया के ऊपर पंच मारता है, तो कियानिया जल्दी से यहाँ पे गोल्डन फ्लेम होली शील्ड का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी शील्ड यहाँ पे टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। इतनी देर में यहाँ पे एम्परर और प्रिंसेस भी आ गई थी और वो दोनों भी यहाँ पे सीटियन के पावर को देख के काफी ज्यादा घबरा गए थे। एम्परर को ये लग रहा था कि आज उसके किंगडम का यहीं पे ही गेम बच जाएगा। हम लोग कियानिया को देखते हैं और वो मन के अंदर सोच रहा था कि उसका खेल यहीं पे ही खत्म हो गया क्या अब उसे यहाँ पे सच में ये जो उनसे मदद मांगनी पड़ेगी क्या उसे ये मानना पड़ेगा कि वो यहाँ पे ये जो उनसे काफी ज्यादा कमजोर है और उसको यही चीज यहाँ पे हजम नहीं हो रही थी। और वो ये भी सोच रहा था कि यहाँ पे एजेंट की कल्टीवेशन खुद ही यहाँ पे नासन सोलियम पे है, वो क्या ही यहाँ पे उसकी मदद कर पाएगा। सीटियन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि उसके जैसे कल्टीवेटर डायरेक्ट यहाँ पे इमॉर्टैलिटी का पीछा करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उसे सर्व करने से मना कर दिया है, इसलिए आज उसको यहाँ पे खत्म ही करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानिया के ऊपर दोबारा हमला करने को आगे बढ़ता है और वहीं पे कियानिया का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। या तो वो कुछ सोच नहीं पा रहा है या फिर वो गिव अप कर दिया है या फिर वो अभी भी कोई तरीका ढूंढने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जिसके बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड ही चीख के कहता है कि ये जुआन आके मुझे बचाओ, यानी कि वो ये को यहाँ पे मदद के लिए बुलाता है। जिसको सुनकर यहाँ पे सीटियन काफी ज्यादा हैरान होता है। उससे पूछता है कि तुमने किसी और को मास्टर बना लिया क्या भाई। इसके बाद ये जो बीच पे एंट्री मारते हुए कहता है कि चलो आखिरकार मेरे बेवकूफ डिसिपल ने मुझे याद तो किया कि उसका एक मास्टर भी है। इसके बाद वो यहाँ पे सीटियन से कहता है कि मैं ही उसका मास्टर हूँ जिसको वो चीख चीख के बुला रहा है। वह सीटियन ने देख के हैरान भी होता है और हंसता भी है, ये कहते हुए कि यार तुम्हारे इतने ज्यादा बुरे हालात आ कि तुमने यहाँ पे एक नासन सोलियम के कल्टीवेटर को अपना मास्टर मान लिया, जो यहाँ पे इस 2 गोड़ी की जगह पे रहता है। यार तुमने तो पूरा यार डिमोनिक कल्टीवेटर्स का मुकाला करा दिया। वह कियानिया अपने मन के अंदर सोचता है कि भले वो यहाँ पे ये जो एकदम घनी नफरत करता है, एकदम घनी, लेकिन इसके बावजूद वो उसका सेवियर है, ये बात कोई बदल नहीं सकता है। और अगर ये जो यहाँ पे उसके खिलाफ लड़ेगा तो फिर इससे यहाँ पे सिर्फ मिसफॉर्चून ही होगा। वह ये जो यहाँ पे सीटियन से कहता है कि तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या, मैं तुम्हें किस एंगल से उसका मास्टर क्यों नहीं लगता। वह सीटियन आगे से एकदम बड़ी बात करता है, ये कहते हुए कि यार तुम्हारी औकात एकदम चीटी बराबर है, मेरा थूक में तुम डूब के मर जाओगे। वह कियानिया पहली बार जेजन से कहता है माफ कर दो मास्टर। उसे पता नहीं था कि उसका डिसिपल यहाँ पे सीटियन के खिलाफ में लड़ भी पाएगा या नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे उससे मदद मांगी और वो येजुन से कहता है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो फिर यहाँ से भाग जाओ, तुम कम से कम जिंदा तो बचोगे। जिस पे येजुन आगे से कहता है भागना मेरे खानदान में मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बस तुम देखो कि तुम्हारा मास्टर कैसे इसकी सिट्टी पिट्टी गुल करता है। इसे तो कियानिया भी हैरान हो जाता है कि ये माकालाल क्या बात कर रहा है भाई, ये रोला जमाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सीटियन भी आगे से यही बोलता है कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पर सिंगल अटैक भी कर पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पे हाथ को आगे बढ़ाता है ये जुआन को यहाँ पे क्रश करने के लिए, जिसको देख के कियानिया की फटी और वो यहाँ पे येजुन से कहता है कि भागो, और उसे लगता है कि गेम खत्म हुआ। लेकिन येजुन के ऊपर जैसा ही हमला होता है तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे येजुन की एबिलिटी और उसकी जो कल्टीवेशन थी उसे यहाँ पे बढ़ा देता है, उसी लेवल पे जिस लेवल पे यहाँ पे सीटियन की एबिलिटी और उसकी कल्टीवेशन है। वहीं पे येजुन के जैसे यहाँ पे कल्टीवेशन बढ़ती है तो फिर एकदम खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है जो एक पल के अंदर ही सीटियन के हाथ को 20 से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसको देख के सीटियन भी हैरान कि अचानक से यहाँ पे क्या हुआ। येजुन तो अभी सिर्फ नासिन सोल कल्टीवेटर था ना, अचानक से उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ कैसे गई और डायरेक्ट उसके लेवल पे आ गई। ये देख के कियानिया भी हैरान हो जाता है कि ये बंदा कितनी अपनी एबिलिटीज को छुपाता है यार। अभी कुछ समय पहले नासिन सोल का कल्टीवेटर बनकर घूम रहा था, लेकिन असल में ये तो यहाँ पे कॉन्सिलेटेड बॉडी रियलम का पावर हाउस है। जिससे कियानिया का खून दोबारा उबलता है कि इसीलिए ये जो उसे बार-बार उंगल कर रहा था, क्योंकि वो अपनी असली कल्टीवेशन दिखाई नहीं दे रहा था उसका असली रंग दिखाने के लिए। और कियानिया कहता है कि भगवान का शुक्र है कि मैं इसके ट्रैप के अंदर नहीं फंसा, नहीं तो मेरे पहले ही फील्डिंग सेट हो जाती। वह लोग एम्परर और प्रिंसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पे येजुन की एबिलिटी को देख के खुश थे और प्रिंसेस कह रही थी कि उसे यहाँ पे येजुन जैसा बनना है। खैर इसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं और उसे भी अपना ऑरा महसूस हो रहा था जो यहाँ पे बढ़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो छींक भी दे तो वो यहाँ पे दुनिया तबाह कर सकता है। इसके बाद वो उड़ते हुए यहाँ पे सीटियन के सामने जाता है तो सीटियन उससे कहता है कि भले उन दोनों के बीच में पावर गैप एकदम ऊपर नीचे का हो, लेकिन उनकी टेक्निक्स और उनकी कल्टीवेशन यहाँ पे आसमान और धरती के बराबर है। इसके बाद वो अपने हाथ को रिकवर करता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि देखो असली ताकत किसे कहते हैं। जब तक यहाँ पे सीटियन का अटैक है येजुन तक पहुंचता तक वो साला बीच में ही गायब हो जाता है, सरकार के नेक इरादों के तरीके। और येजुन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते असली ताकत के बारे में। इसके बाद वो यहाँ पे ह्यूमन किंग से सील का इस्तेमाल करता है और अपनी इमॉर्टल बॉडी को वहाँ पे बुला लेता है और उससे यहाँ पे यानी कि इमॉर्टल बॉडी से यहाँ पे हेवंस फिंगर का इस्तेमाल कराता है, वो भी एक नहीं कई बार। जिसके बाद इमॉर्टल बॉडी के हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को एक बॉल के अंदर बदलता है और उसे यहाँ पे सीटियन की तरफ फेंक देता है। सीटियन हाथों की मदद से उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ यहाँ पे उस एनर्जी बॉल को ब्लॉक नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय
गायब हो जाते हैं। इसको देख के सीटियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने वाला था उससे पहले ये जो आगे से कहता है इसको कहते हैं कल्टीवेशन टेक्निक के बीच में गैप। वहीं पे ये जो हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे ह्यूमन किंग सील की यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे बढ़ गई है क्योंकि सिस्टम ने इसे यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है जो अपने आप ही होता रहता है और इसका लेवल यहाँ पे पहले वाले लेवल से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है जब उसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। वहीं पे सीटियन को अभी भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था। वो यहाँ पे ये जो से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास ये सभी भारी भरकम टेक्निक है, लंबे बैटल में तुम मेरे खिलाफ जीत ही नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वो यहाँ पे ये के ऊपर सीधा हाथापाई करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे ये जो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी इमॉर्टल बॉडी यहाँ पे सच में थोड़ी सी अजीब है, इसलिए ये जो यहाँ पे अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। नई का सबसे पुरानी जो कि यहाँ पे अपने आप ही लेवल अप हो गई थी, अब वो यहाँ पे परफेक्शन लेवल पे पहुंच गई है। जिसके बाद ये जो आगे से वही टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो सबसे फेमस टेक्निक है हेवंस फिंगर का। और इसका इस्तेमाल करने के बाद में इस बार आसमान से एक नहीं बल्कि अनगिनत उंगलियां खटाखट नीचे आ रही थी जो कि इस टेक्निक की सेकंड फॉर्म थी और लगातार इसी तरीके से फिंगर से नीचे आते ही जा रहे थे, जिसको देख के यहाँ पे सीटियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यूजन से पूछता है कि ये किस तरीके की टेक्निक है। जिसके बाद वो यूजन से कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तुम वर्दी हो मुझसे फाइट करने के लायक और अभी आखिर तक देखना ये अपने शब्द वापस नहीं बदल ही लेगा। जिसके बाद ये यूजन से कहता है कि चलो होल्ड बैक नहीं करते और मरते दम तक फाइट करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने ब्लड को बाहर निकालता है और उनका इस्तेमाल करते हुए उन सभी फिंगर्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। हेवंस फिंगर डायरेक्ट सीधा उन सभी स्विच और ब्लड को तोड़ते हुए सीधा सीटियन की इमॉर्टल बॉडी के ऊपर आके ही गिरते हैं और एक झटके के अंदर ही उसको यहाँ पे उसकी इमॉर्टल बॉडी से बाहर गिरा देते हैं। वहीं पे सीटियन ये जॉन को देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और मन के अंदर सोचता है कि ऐसा मॉन्स्टर इस तरीके के छोटे इलाके के अंदर कैसे हो सकता है। वो बाहर की दुनिया से इसीलिए तक इतनी दूर से था ताकि वो यहाँ पे अपने पावर को बढ़ा सके और ऐसे ही खतरनाक चीजों को अवॉइड कर सके, यानी ये जैसे दरिंदों को जो यहाँ पे छुप के बैठते हैं। वहीं पे कियाने भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो टेक्निक ये ने उसे दी थी उसके मुकाबले में ये की टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो ये सोच भी नहीं सकता और इसलिए अभी तक वो यहाँ पे कियाने को खतरा समझ नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो कियाने को किसी भी पल मसल सकता है। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे सीटियन को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट की तरफ से ये लॉर्ड ऑफ मिस्टिक पीक, जिसको सुनकर सीटियन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे इतना पावरफुल हो, यहाँ तक कि वहाँ का लीडर रासेंट सोल स्टेज तक ही नहीं पहुंचा है। फिर इसके बाद यहाँ से कल्टी मारने वाला था ये कहते हुए कि भाई भाई टाटा, बाद में मैं तुम्हें याद रखूंगा। इसके बाद वो यहाँ पे ब्लड स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते भागने की कोशिश कर रहा था, तो कियान ये से कहता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, अगर वो भागे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। तो फिर सीटियन भागते हुए से कहता है कि वो जब अगली बार वापस आएगा तो वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहेगा और उसका खेल खत्म कर देगा। जिसके बाद वो यहाँ पे खून की बूंद या फिर फायर के अंदर बदलता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और आसमान की तरफ उड़ते हुए निकल जाता है। ये उससे कहता है नेक्स्ट टाइम अगली बार का मौका दूंगा तब ना। इसके बाद ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और पता नहीं वो कैसे यहाँ पे जो सीटियन भाग रहा था धुआं या फिर खून की बूंद बन के उसे कस के पकड़ लेता है। ये देखिए सीटियन बेहद हो जाता है और ये उससे कहता है कि किसने कहा भाई मैं तुम्हें भागने दूंगा, मैं तुम्हारा खेल यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। अगर तुम यहाँ से भाग के पता नहीं कितने इंसानों का खून चूसोगे तुम तो वैम्पायर के भी बाप बन जाओगे, इसलिए तुम्हें दुनिया से मुक्त करना ही सबसे बढ़िया तरीका है। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और यहीं पे सीटियन की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे कियाने अपने मन के अंदर सोचता है कि ब्लड डीमन जिसने यहाँ पे पूरे सेंट्रल डोमेन को हिला दिया था वो यहाँ पे ये के हाथों से मारा गया। वहीं पे लोग एम्परर और उसकी डॉटर को देखते हैं और ये दोनों सबसे ज्यादा खुश थे। वो मन के अंदर सोचते हैं कि अब ये यहाँ पे ब्लड डीमन मारा जा चुका है तो फिर उनके किंगडम के अंदर दोबारा शांति आ जाएगी। वहीं पे जैसे यहाँ पे सीटियन को खत्म करता है तो वो सिस्टम से कहता है कि यार तुमने तो कहा था कि तुम्हारा रिवॉर्ड आएगा, तुम तो खुद को प्रोफेशनल बोलते थे, इतनी देरी क्यों लग रही है। इसमें सिस्टम कहता है कि ब्रो आ रहा है वेट करो भाई, स्विगी और ब्लेड की थोड़ी ना है कि हम लोग 10 मिनट में हक देंगे, भले चाहे डिलीवरी पार्टनर की जान खतरे में क्यों ना हो। इसके बाद ये जो यहाँ पे रिवॉर्ड डिलीवर हो जाता है और उसको यहाँ पे एक और मिस्टीरियस बोन मिलती है जो कि यहाँ पे रेयन से यानी कि कलाकृति के साथ बंधी हुई थी और जिसके पास भी ये बोन होंगी यानी कि उसके शरीर से जुड़ी रहेंगी उसको यहाँ पे सुप्रीम इनेट क्वालिटी मिलेगी और उसकी किस्मत में ये लिखा रहेगा कि वो यहाँ पे पीएडएस ओवरलॉर्ड बनेगा, यानी कि ये हड्डियां ये जो के लिए ही बनी हुई है। बाद मैंने अभी तक बात नहीं की लेकिन मुझे जानते हो क्या लगता है कि यानी का ये लुक जानबूझ के बनाया गया है, ऑथर की कुछ तो फटी से थाईलैंड गया होगा पक्का, मैं लिख के देता हूँ और वो फंस गया इस लाइन के चक्कर में। आई एम लेडी बॉय। वो सिस्टम ये से पूछता है कि ये तुम यहाँ पे अपने साथ मर्ज करना चाहोगे, इस पे ये आगे से कहता है करना चाहते हो क्या, कर दो तुरंत, ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती बालक, तुरंत कर दी जाती है। इसमें वो सभी बोन अब एजेंट के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाती है और उसको यहाँ पे टिकट मिल जाती है ओवरलॉर्ड बनने की और साथ में उसकी जो कॉम्बैक्ट पावर है वो भी यहाँ पे स्काई रॉकेट कर दी जाती है। वहाँ पे वो बोन जैसे यहाँ पे एजेंट के साथ फ्यूज होती है तो फिर उसकी जो एनर्जी लेवल थी वो बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पे ये कियान की दरगाह बढ़ जाती है। वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ गई भाई, इसके पास से कौन से तंत्र मंत्र है भाई, इसके पास ये फॉर्चून कहाँ से आ रहा है। वहाँ पे कियान का नया गोल बन चुका है कि वो यहाँ पे एजेंट के जो फॉर्चून है उन्हें चुराना चाहता है, उन्हें हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो उसके साथ चिपका रहेगा और जैसे उसकी कल्टीवेशन हाई होगी तैसे वो उसके ऊपर हमला करेगा और उसकी फॉर्चून ले लेगा। फिर इसके बाद एम्पायर और उसकी डॉटर वो दोनों यहाँ पे एजेंट को शुक्रिया कहते हैं उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और पूरे किंगडम की तरफ से उसे यहाँ पे शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने यहाँ पे डीमन को मार के पूरे किंगडम की जान बचाई है। इस पे ये लोगों से कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छे एम्पायर के तौर पे उसे यहाँ पे अपने लोग को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। जिस पे एम्पायर आगे से कहता है कि वो इन सभी चीजों को याद रखेगा। उस टाइम में प्रिंसेस येजन से पूछ लेती है कि वो उसके सेक्ट को ज्वाइन कर सकती है क्योंकि वो भी यहाँ पे येजन के तरीके लोगों को बचाना चाहती है और डीमंस को मारना चाहती है। जिस पे येजन आगे से यहाँ पे इनसाइड ऑफ आई को ओपन करता है तो फिर उसे यहाँ पे डॉटर यानी कि प्रिंसेस की नाम और बाकी सभी जानकारी मिलती है। इसका नाम यहाँ पे जाओलिंग है, कल्टीवेशन अभी इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका जो टैलेंट है वो यहाँ पे टॉप ग्रेड का वाटर स्पिरिट रूट टैलेंट है, यानी कि ये वाटर टाइप कल्टीवेटर बन सकती है। जिससे येजन को समझ में आ जाता है कि इसके पास यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है। इसलिए जो आगे से कहता है कि ज़ोलिंग के पास इसमें यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है वाटर स्पिरिट रूट के लिए और वो एक काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट बन सकती है, तो वो उनके इस डिटरमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसपे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। वही पेम्पर जेजन से कहता है कि उसने यहाँ पे किंगडम की मदद की है और साथ ही में उसकी बेटी को यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे एक्सेप्ट किया है। इसी का ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो यहाँ पे उन लोगों के लिए दावत रखता है और उन्हें यहाँ पे इन्वाइट करता है और येजन को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो यहाँ पे कियाने से कहता है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद कियाने को देखते हैं जिसने अपनी चोटें हील कर ली थी और उसकी कल्टीवेशन में यहाँ पे इंप्रूव हो गई थी कुछ दिनों के अंदर ही येजन की टेक्निक और कुछ पिल्स की मदद से। और वो भी यहाँ पे एडमायर करता है कि येजन के पास जो मेथड्स है वो सच में यहाँ पे काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हालांकि येजन ने उसे भले यहाँ पे बचाया है लेकिन इसके बावजूद जो बेइज्जती उसने सही है वो उसको यहाँ पे इतनी जल्दी मिटा नहीं सकता है। इसीलिए मौका आने पर वो यहाँ पे येजन से बदला जरूर लेगा और उसको यहाँ पे मजा चखाएगा। और जब ऐसे भयानक सोच और इरादे सोच ही रहा था उसी टाइम पे यहाँ पे येजन उससे कहता है कि मास्टर से पास आओ, तुम्हारे मास्टर बुला रहे हैं। जिसपे कियाने का दोबारा मुंह फूलता है लेकिन
लेकिन क्या करें, मजबूरी जो है, इसलिए येजुन के पास जाना ही पड़ता है। वहीं हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि अलग ही कहानी बढ़वा रहा था। इसने एक नॉवल पढ़ी थी जहाँ पे मेन कैरेक्टर इसी की तरह की ट्रांसमिग्रेटेड हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे पावर नहीं मिलती, बल्कि वो यहाँ पे कहानी लिखना शुरू करता है और उसको कहानी लिखने से पावर मिलती है, वगैरह वगैरह। कियान भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये क्या बढ़वा रहा है भी, जिसके बाद वो पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया, जिसपे येजुन उसे कहता है कि तुम आ गए। जिसके बाद वो यहाँ पे ज्यादा फोकस उस टब की तरफ करता है जहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ था। जिसके बाद वो पानी के अंदर अपने पैर डालता है और उससे कहता है देख क्या रहे हो, पैर साफ करो मेरे। जिसपे कियान की दोबारा सुलग जाती है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। उसने अपनी आंखों ही से देखा कि ब्लड डीमन के साथ किया हुआ, तो वो उसके खिलाफ जा नहीं सकता। वह येजुन उसे बार बार उंगली करते जा रहा था कि तुम्हें अपने मास्टर के पैर साफ नहीं करने क्या, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तब भी। एक अच्छा डिसिपल कभी भी नहीं करेगा, बट कियान ये कर ही कहा कुछ कर सकता है, इसलिए वो चुपचाप नीचे बैठता और पैर साफ करना शुरू करता है। वह येजुन उसके मजे ले रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चारों खाने चित कर दोगे मौका आने पे। भाऊ ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ तुम्हारे में क्या क्या हाल करता हूँ। कियान जैसे उस पानी को टच करता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि ये पानी पिया या इन्फिनिट वाटर है। जिसके बाद कियान हम लोगों को बताता है अगर कोई भी मॉडल इस पानी को कंज्यूम कर ले तो फिर उसकी बॉडी को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंटरनल ग्रांट्स और पावर्स मिलती है, जिससे वो यहाँ पे अपनी बॉडी के सभी इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि इस पानी की छोटी सी बोतल भी यहाँ पे इतनी ज्यादा महंगी रहती है कि कोई भी इसे यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये बोतल कई सारे कल्टीवेशन और कल्टीवेटर्स की सपना होती है। लेकिन वहीं पे ये जो जैसा आदमी इससे अपने पैर धो रहा है, जिससे कियान को यकीन हो जाता है कि इस बंदे के पास में एक बहुत बड़ा फॉर्चून है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रंगबाजी दिखा रहा है। और उसी टाइम पे कियान का जो गिल्टी माइंड था वहाँ पे ट्रिगर करता है और वो मन के अंदर सोचता है अगर वो सारा ये पानी पी ले तो फिर उसके कल्टीवेशन यहाँ पे कितने ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे उसका जो कॉन्शियस माइंड था वहाँ पे ट्रिगर करता है, वो अंदर सोचता है ये पानी पीऊंगा मैं, छी, और उसको यहाँ पे उल्टी जैसा मुंह बन जाता है। कियान उससे कहता है ऐसे कैसे एक्सेप्शन है भाई, तुम्हारे पैर मेरे बदबू मार रहे हैं क्या। जिसपे कियान आगे से कहता है कि कुछ भी नहीं, वो कुछ और सोच रहा था। वहीं पे हम लोगों को पता चलता है कि ये जिनको ये पानी सिस्टम ने दिया था डेली चिकन रिवॉर्ड के तौर पे, इसलिए वो इसका इस्तेमाल पैर धोने के लिए कर रहा है कियान को तड़पाने के लिए। वहीं पे वो कियान से कहता है कि पानी ठंडा हो रहा है उसे गर्म करो, तो फिर कियान अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है पानी को गर्म करने के लिए, और यहाँ पे ये जिनको मजा आने लगता है ये कहते हुए आहा कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके अगले सीन में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जॉलिंग आ जाती है जो कि इन लोगों को बुलाने के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी वो यहाँ पे येजुन का एकदम कंफर्ट से भरा हुआ चेहरा देखती है जो काफी ज्यादा संतुष्ट लग रहा था, और तभी उसकी आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसा डिजाइन देख लेती है। उसे यही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फूका जा रहा है, वो भी खतरनाक तरीके से, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मास्टर और डिसिपल के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होगा। फिर इसके बाद वो तुरंत यहाँ से शर्मा के भाग जाती है। वहीं पे येजुन को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो शर्मा के क्यों भाग गई। उसी टाइम पे कियान येजुन से कहता है कि ये पैर धोना उसके लिए सेटिस्फैक्टरी है। वहीं पे मैं कियान का चेहरा दिखाया जाता है जो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था, मेरे पास शब्द नहीं है। बी स्टेट दिल कड़ा रखो अपना। वह भी येजुन भी आगे से ये कहता है कि यार तुम लौंडा हो, मुझे इसीलिए तुम्हें तरस आता है, बहुत बुरा लगता है, वो तो हमें आ रहा है तुम दोनों को देख के। वह पे कियान आगे से बस अपने दांत भींचता रह जाता है, ये कहते हुए कि समय आने पे मैं इन सभी चीजों का बदला लूंगा। उसी टाइम पे येजुन की यहाँ पे रिंग खनकती है और उसे बताया जाता है कि सेक्ट लीडर उसे बुला रहा है। योनियान येजुन को बताता है कि उन्हीं के इलाके के अंदर एक सीक्रेट एशियन रियलम ओपन हुई है, इसलिए कई सारे सेक्ट वहाँ पे जा रहे हैं और उनके सेक्ट को भी फायदा होगा, इसलिए उन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। वहीं पे येजुन को एशियन सीक्रेट रियलम के बारे में नहीं पता तो कियान उसे बताता है कि एशियन सीक्रेट रियलम्स यहाँ पे ट्रेजर से भरी रहती है और कल्टीवेशन रिसोर्स से भी। इनके अंदर इतना ज्यादा दम रहता है कि वो यहाँ पे किसी भी कल्टीवेटर का भाग्य बदल सकते हैं और डायरेक्ट उन्हें इमॉर्टल भी बना सकती है अगर रिसोर्स का सही से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक कि कियान भी नहीं सुना था कि यहाँ पे एक ऐसी तो कोई सी जगह पे भी कोई एशियन रियलम भी हो सकती है। वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि भले यहाँ पे और भी कई सारे लोग और chaos मचे, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकता है खुद की यहाँ पे पावर और कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे उसको यहाँ पे शायद से इमॉर्टलिटी भी हासिल मिल सकती है। वहीं पे सिस्टम पे येजुन को एक नया रिवॉर्ड दे देता है कि उसे यहाँ पे सीक्रेट रियलम को जाके चेक करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे येजुन को एक सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा। और येजुन को इसके अलावा और क्या ही चाहिए था। वो सिस्टम से पूछता है कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या सरप्राइज है ये। इस पे सिस्टम उसे कह देता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर ये सरप्राइज कैसे रह जाएगा। जिसके बाद येजुन यहाँ पे कियान से कहता है कि सामान बांधो, हम लोग सीधा सेक्ट के लिए निकल रहे हैं। फिर इसके बाद येजुन यहाँ पे डायरेक्ट एमराल्ड के पास जाता है विदाई लेने के लिए। वहीं पे जॉलिंग आगे से कह रही थी कि अपना ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी और मैं टच में रहूंगी। ये दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी विदाई होने वाली है। वहीं पे एम्परर भी यहाँ पे येजुन से बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी कीमती है ये, जैसे कि अपनी बेटी उसके साथ बिहाई दे रहा है ये। जिस पे येजुन आगे से कहता है कि मैं थोड़ी ना तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा, सेक्ट वाले रखेंगे, और वैसे भी हर कोई अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख के आता है भाई, इसमें हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद वो जॉलिंग को बुलाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे जॉलिंग जाते हुए अपने फादर से कहती है कि जब वो इमॉर्टल बन जाएगी तब वो वापस आएगी उसे मिलने के लिए। इसके बाद अगला सीन फेदर्ड इमॉर्टल सेक्ट का होता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाओ और उसके मास्टर को देखते हैं, यानी एल्डर जो यांग को, जो कि जाओ से कहते हैं कि उसने सुना है कि वेस्टलैंड के अंदर एक सीक्रेट रियलम ओपन हुई है और तुम्हारे फादर का विंड थंडर सेक्ट भी वहीं पे ही था, जिसको यहाँ पे इनहेरिट किया गया था। जिसके बाद वो जाओ को ये भी बता देता है कि तुम्हारे सेक्ट और तुम्हारे फादर को खत्म करने वाला अब यहाँ पे नाम बदला जा रहा है सेक्ट का, तो याद रख लेना ज़ूटियान सेक्ट मिस्टिक पी का लॉर्ड था। जिसमें जाओ आगे से यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन के बारे में पूछता है, तो वो मास्टर बताता है कि उसकी कल्टीवेशन शायद से नासन सोरियलम की ही है, यही बताया जा रहा है। इसमें जाओ को ये लगता है कि येजुन को मारना एक मुर्गी मारने के जितने बराबर है। जिसके बाद वो अपने मास्टर से पूछता है लेकिन एल्डर मुंह के बारे में क्या, उनको किसने मारा। जिस पे एल्डर जोयांग को भी नहीं पता था कि इन सभी चीजों की जीवन है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। सभी लोगों का शक यहाँ पे सिर्फ परफॉर्म हेवन सेक्ट की तरफ ही जा रहा था। ये नाम बदले दे रहे हैं यार, मुझे बहुत दिक्कत होती है। हालांकि ये लोग भी पूरी तरीके से श्योर नहीं कि कोई यहाँ पे एल्डर मुंह को हरा भी सकता है, जो कि यहाँ पे सिद्धो कोड़े के सेक्ट से आया हो। जिसपे इन दोनों को यही लगता है कि यहाँ पे कोई और दूसरा ही कल्प्रिट होगा जिसके पीछे यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे परफॉर्म ह्यूमन सेक्ट को अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे येजुन ने उसके फादर को मारा था बदले के तौर पे। वो पेजो यांग जाओ से कहता है कि इतना याद रखना कि वहाँ पे एक एशियन सीक्रेट रियलम भी ओपन हुई है, इसलिए वो यहाँ पे उसके साथ कई सारे एल्डर्स को भेजने वाला है उसके साथ कंपनी देने के लिए। और इसके अलावा वो यहाँ पे फेदर सेक्ट को, फेदर इमॉर्टल सेक्ट को रिप्रेजेंटेट करने वाला है और बाकी सेक्ट के साथ में यहाँ पे कॉम्पीट करेगा। रिवंस की बात यहाँ पे डिले हो सकती है, लेकिन जो मिशन यहाँ पे उसे दिया गया है कि सीक्रेट रियलम वाला, उसे डिले नहीं किया जा सकता है। जिसको जाओ आगे से ये कहता है कि वो
यहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तो हम उसके पीछे यहाँ पे मास्टर जोयांग को देखते हैं, जो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करते रहो, जो सोर्स तुम्हें मिले तुम वो मेरे पास लेके आओगे। जिसके बाद हम दोनों ही यहाँ पे टेलीविजन ट्रांसेंडेंट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद हम लोगों को एक लंबा चौड़ा एपिलॉग दिया जाता है कि कुल्लू रियलम के अंदर जो भी लोग यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे पहुंच जाते हैं उन्हें यहाँ पे गॉड बुलाया जाता है। जो यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे पहुंच जाते हैं उन्हें हेवनली गॉड्स बुलाया जाता है। जो यहाँ पे ग्रेट असेसन रियलम पे पहुंच जाते हैं उन्हें वरन रेबल या फिर सुप्रीम वंस बुलाया जाता है। और जो इसको भी पार करके यहाँ पे टेलीविजन ट्रांसेंडेंट रियलम पे पहुंच जाते हैं उन्हें यहाँ पे स्पेडो सूडो इमॉर्टल के नाम से जाना जाता है। और जो भी कैरेक्टर्स को यहाँ पे इमॉर्टल के साथ एसोसिएट किया जाता है उनके स्ट्रेंथ को यहाँ पे इतना माना जाता है कि वो एक पूरे डोमेन को ही डोमिनेट कर सकते हैं। वेस्टलैंड काफी ज्यादा रिमोट एरिया यानी कि एक ऐसा इलाका जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हाल ही में यहाँ पे उसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है एशियन सीक्रेट रियलम खुली होने की वजह से, जो कि यहाँ पे इमॉर्टलिटी के साथ कनेक्शन बनाती है। इसलिए कई सारे सेक्टर अलग अलग जगहों से यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं ताकि वो लोग उस सीक्रेट रियलम को एक्सप्लोर कर सके। इसलिए हम लोग यहाँ पे कई सारे कल्टिवेटर्स को देखते हैं जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 102 करोड़ की जगह पे जो कि यहाँ पे बैकवर्ड मानी जाती है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जो डायरेक्ट इमॉर्टलिटी हासिल करा सकती है। इसलिए इन सभी कल्टिवेटर्स को ये लग रहा था कि यहाँ के जो कल्टिवेटर है वो इतने वीक है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में कभी जाएगी ही नहीं। इसलिए सब कुछ इन लोगों को ही हासिल करना है, इससे पहले कि यहाँ पे फर्दर इमॉर्टल सेक्टर आ जाए। जल्दी से माल लूट लो और यहाँ से भाग चलो। फिर इसके बाद अगला सीन ईस्टर्न डोमेन के बाहर वाले इलाके का आ जाता है जहाँ पे सीक्रेट रियलम खुलने वाली है। इसलिए यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे पहले ही। हम लोग यहाँ पे कई सारे सेक्टर को देखते हैं जो कि इसी इलाके के हैं, यानी कि जैसे कि अपना परफॉर्म डिवन सेक्टर है वैसे ही ये सेक्टर भी है। जैसा कि हमें पहले ही बता दिया गया था पूरे टोटल 6 सेक्टर है, जिसमें विंड थंडर सेक्टर तो पहले ही जा चुका है, इसलिए बचे हुए 4 यहाँ पे आ गए थे। बस ये जो उनका सेक्टर बचा हुआ था, इसलिए बाकी एल्डर्स को ये लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग पहले ही काफी सारे टॉप मेजर सेट के साथ में फाइट कर रहे हैं, यानी कि फंसे हुए, जैसे कि थंडर सेक्टर हो गया, फर्दर इमॉर्टल सेक्टर हो गया। इसलिए वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनका मामला किसी के साथ भिड़ ना जाए। मतलब फर्दर सेक्टर वाले अगर उनके ऊपर डायरेक्ट चढ़ाई कर दी तो ये लोग कुछ कहीं नहीं कर पाएंगे। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक कल्टिवेटर आता है जो कि मूविंग माउंटेन सेट की तरफ से था और ये उनका पैट्रियार्च है, जो कि हाल ही में अपने सर्कुलेशन से बाहर निकला और ये डायरेक्ट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है। इसलिए बाकी सेक्टर के जो यहाँ पे लीडर्स थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो फिर लोग इनके साथ नहीं भिड़ पाएंगे। और वैसे भी ये यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर पहले से ही था, इनका सेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। खैर इसके बाद ये सभी लोग उस पैट्रियार्च को यहाँ पे वेलकम करते हैं, ये कहते हुए कि बधाई हो, आप यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे पहुंच गए हैं। जिसपे वो पैट्रियार्च भी आगे से कहता है कि मेरी किस्मत तो देखो, साले के बाहर आया है तू सर्कुलेशन से अभी ही सिर्फ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, और ऐसे बता रहा है कि इसकी किस्मत है। खैर ये लोगों से डायरेक्ट कहता है कि इसका ही माउंटेन सेक्टर यहाँ पे पहले अंदर जाएगा सीक्रेट रियलम के अंदर, अगर किसी को इससे आपत्ति है तो आके भिड़ लो। जिसपे ऑफ कोर्स बाकी जो कल्टिवेटर्स थे वो कहीं इसके खिलाफ जीत सकते हैं, ये सभी नासेंट सोल रियलम पे हैं, तो उनके खिलाफ में जीतना नामुमकिन है। इसलिए वो लोग यहाँ पे पैट्रियार्च का ही कहना मानते हैं। इसलिए मूवी माउंटेन के जितने भी लोग थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका माइटी एल्डर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और मुझे मजा नहीं है क्योंकि मेरी नाक खराब है, जुकाम हो गया है। खैर इसी के बाद यहाँ पे एकदम दमदार फाइट होगी जो 2-3 चैप्टर तक चलेगी, एकदम मजेदार। मतलब यहाँ पे छल कपट होगा, कोई यहाँ पे किसी और के ऊपर कंधे के ऊपर नजर लगे चलाएगा और भागने की कोशिश करेगा तो ये जो उसे भी लपेट लेगा। जिसके बाद फर्दर इमॉर्टल वाले तो लाइन में पहले से ही है, जिसके बाद ये आ गए। पता नहीं ये जो अभी कितनी राह से बिछाएगा, यहाँ पे बस देखना बाकी है। चिंता न करो, तुम्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड एक दिन के बाद ही मिल जाएगा, प्रॉमिस है भाई। बाय बाय।